भी हैं। कुछ लोग फंची के स्टॉल पर खड़े हैं, कुछ लोग नलकों के पास है, कुछ लोग स्मृति वन में टहल रहे हैं। सभी से आग्रह है, हम लोग सत्र शुरू करने जा रहे हैं। कृपया आकर अपना स्थान ग्रहण कर ले ताकि हम शीघ्रतम सत्र शुरू कर पाए। जैसे कि सबको विदित है, धात की 2 वर्षीय आम सभा का आयोजन हो रहा है, जिसका पहला सत्र सुबह आयोजित किया गया था, जिसमें सभी केंद्र सदस्य जो हैं उनके साथ जो पुरानी पदाधिकारी थे, पुरानी समिति थी, उसे भंग कर नई समिति का गठन किया गया। जो चेहरे आप सामने मंच पर देख रहे हैं वो हमारी नई कार्य समिति के पदाधिकारी हैं, जो आने वाले 2 वर्षों तक धात का सारा कार्यभार संभालेंगे। उन सभी से मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगी और ये वो नाम है जो बहुत ही अच्छी बात है कि सर्वसहमति से निर्विरोध सभी लोगों द्वारा चुने गए हैं। तो सर्वप्रथम जो हमारे सबसे पूजनीय, सबसे जो बड़ा पद होता है, अध्यक्ष महोदय, तो एक बार फिर से बिना विरोध के सर्व समर्थन के साथ श्री लोकेश नवानी जी को सभी केंद्र सदस्यों द्वारा अध्यक्ष मनोनीत किया गया और उनकी छत्र छाया ऐसे ही हम पर बनी रहे। साथ ही इसके उपरांत उपाध्यक्ष, जो कि 4 पद संविधान के अनुरूप होने चाहिए, तो 4 उपाध्यक्ष में सबसे सर्वप्रथम जो धात के बहुत पुराने कर्मठ सदस्यों में से एक श्री DC नौटियाल जी, मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ। ये हमारी नई कार्य समिति है जो आगे आने वाले 2 वर्षों तक सारा कार्यभार संभालने वाली है। श्रीमती माधुरी रावत जी उपाध्यक्ष, बहुत ही कर्मठ ये सभी साथी हैं हमारे। श्री साकेत रावत जी जो बिल्कुल गुपचुप तरीके से सारा काम करते रहते हैं, बिना मंच पर आए, बिना कुछ कहे। और श्री गणेश चंद्र उनियाल जी, जिन्होंने पिछले कुछ समय में ही अपनी श्रेष्ठता साबित की है और इस समिति में अपनी खुद जगह बनाई है। साथ ही महासचिव के पद पर एक बार फिर अपनी लोकप्रियता के चलते और अपने कर्मठ जुझारूपन और जैसे हम कहते हैं एक पागलपन जो उनमें है, श्री तन्मय ममगाई जी, मैं चाहूंगी जोरदार तालियां उनके लिए। तो उनका एक सब्स्टिट्यूट हमें मिल नहीं पा रहा है, कोशिशें जारी है। तो निर्विरोध पूरी सबकी सहमति के साथ, पूरे प्रेम के साथ उन्हें केंद्रीय समिति द्वारा महासचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही सह सचिव के भी 4 पद संविधान के द्वारा बताए गए हैं, जिसमें सर्व सहमति के साथ श्री विकास बहुगुणा जी सह सचिव, श्री सुनील भट्ट जी, उनका भी मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। श्री बीरेश कुमार जो सुबह मौजूद थे लेकिन कुछ काम के चलते उन्हें जाना पड़ा और वो भी बहुत ही कर्मठ सदस्य हैं, तथा साथ ही श्री रविंद्र नेगी, ये सभी सह सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं केंद्रीय समिति द्वारा और चारों ही बहुत कर्मठ हमारे साथी हैं। और इसके साथ ही एक और पद कोषाध्यक्ष का, जो अभी तक विनोद संभाल रहे थे, उन्होंने सुबह पूरा अपना कार्यभार का ब्यौरा भी दिया, जो भी डाटा प्रोवाइड उन्होंने किया। तो अब उस पद पर मेरी कोशिश रहेगी और मुझे आज्ञा मिली है पूरी केंद्रीय सदस्यों की तरफ से कि मैं ये कार्यभार संभालूं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितनी अच्छी तरह से विनोद ने किया उसके आसपास रहने की कोशिश करूं। तो ये परिचय था हमारी नियुक्त। अच्छा, अर्चना ग्वाड़ी मेरा नाम है। तो जी, तो अब कोषाध्यक्ष के पद को मैं कोशिश करूंगी उसके साथ न्याय करने की। जी, तो सुशील पुरोहित जी से मेरा आग्रह रहेगा, आए और पुनः मंच संभाले। धन्यवाद अर्चना जी। ये दूसरा सत्र खुला सत्र है जिसमें हमारे जितने भी एकांश हैं उनके द्वारा आगामी जो वर्षों में काम किए जाएंगे उसके संबंध में यहाँ पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
मैं अध्यक्ष जी से एक अनुमति चाहूँगा कि नाट्य जो हमारा एकांश है उसका हमारे छूट गई थे सुबह, तो कैलाश कंडवाल जी हमारे बीच में हैं, तो नाट्य एकांश के मैं समझता हूं कि अध्यक्ष कैलाश कंडवाल जी को ही उसमें रखा जाए, और सचिव आपने ही प्रपोज करा था कि मीनाक्षी जुयाल जी को उसमें रखा जाएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो हम प्रत्येक एकांश को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे कि वो अपने आगामी 2 वर्षों का एजेंडा यहाँ पर प्रस्तुत करे। तो इसी संबंध में सबसे पहले जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम सभी विद्यालयों में चल रहा है, कक्षा कोना कक्षा का, मैं चाहूंगा कि आप ऐसा करें कि जो हमारे पुराने एजेंडा है ना, जी, पहले तो वो करेंगे। अब जब नई कार्यकारिणी बन गई है उसके बाद जो नया बनेगा वो अगली बार डिसाइड होगा। तो पुरानी रिपोर्ट करें, मतलब प्रतिवेदन पुराना जो हमारा अब तक का किया हुआ है, नया जो नया सब्जेक्ट बनेगा तो मीटिंग बैठेगी तब उसके बाद डिसाइड करेंगे जी। तो उस पर डाल कोना कक्षा का मैं चाहूंगा कि वो आए और अपना प्रतिवेदन यहाँ पर जो 2021-23 का जो है उस हम सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय उनियाल जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। कोना कक्षा का कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि धात के सारे ही कार्यक्रम समाज के सहयोग से चलने वाले कार्यक्रम है। इसी तरह से कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है ये भी समाज के सहयोग से ही चलता है और समाज का एक अभूतपूर्व सहयोग हमें इसमें मिलता रहता है। विगत 2 वर्षों में जब हमने इसको कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, और तब देहरादून से 28 कोनों के साथ में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2019 तक ठीक चला, लेकिन 2020 में फिर कोविड महामारी आ गई और जिसकी वजह से फिर कार्यक्रम हमारा बाधित रहा। तो 2021 तक जो जनवरी में जब पिछली हमारी एजीएम हुई थी तब तक हम लगभग 250 स्कूलों तक, हम 250 कोनों की संख्या तक हम पहुंच चुके थे। 2020 में कोविड रहा तो हम इस पे ज्यादा काम नहीं कर पाए। यद्यपि हम स्कूलों से, शिक्षकों से और बच्चों से ऑडियो और वीडियो के माध्यम से जुड़े रहे, विभिन्न तरह की वार्ताएं करते रहे, हमारा किसी भी तरह से संपर्क नहीं टूटा। लेकिन जो एक्चुअल कार्यक्रम था कोने स्थापित करने का वो हम लोग उस पीरियड में नहीं कर पाए। 2021 में कुछ समय हमें मिला, लेकिन फिर उसके बाद तुरंत फिर जो है कोविड की प्रॉब्लम आ गई और फिर हमारा ये कार्यक्रम 2021 के जो लास्ट महीने थे उनमें शुरू हो पाया। तो 2021 में के अंत में पुनः इस कार्यक्रम ने गति पकड़ी और तब से हम आज तक इस संख्या को 600 कोनों तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। और ये 600 कोनों तक जो हम पहुंचे हैं ये सब आप लोगों के ही सहयोग से पहुंचे हैं और शिक्षकों का और हमारे जो सहयोगी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा टारगेट तो ये है कि मार्च तक हम इनको 1000 कोनों तक पहुंचाएं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं हम कहां तक इस काम में सफल हो पाते हैं। तो इस कार्यक्रम में जो मेरे साथी रहे हैं आदरणीय पांथरी जी, राजीव पांथरी जी जो सचिव रहे इस काल में, और प्रभाकर देवरानी जी और तन्मय ममगाई जी एवं अन्य साथी विनोद, इन लोगों का काफी सहयोग इसमें रहा और हम इस काम को 600 इस संख्या को 600 तक पहुंचाने में सफल रहे। अब जो नया आगे का जो कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें अभी हमारे साथ में आशा डोभाल जी, अभी सुबह आपसे मुलाकात उनकी हुई थी और वो बैठी यहाँ पे। आशा डोभाल जी ने हमारे साथ में कोना कक्षा के साथ में जुड़ने का तय किया। उन्होंने स्वयं अपनी सहमति इस काम में दी और अब आगे वो हमारे साथ में इस कार्यक्रम में काम करेंगी। और इसी तरह से एक कीर्ति भंडारी जी हैं, उन्होंने भी अपनी सहमति दी है, वो भी हमारे साथ में काम करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि शायद है कि हमारी एक अच्छी टीम बनी है, तो मैं समझता हूँ कि शायद हम इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम देने में सफल हो पाएंगे और अपना
टारगेट संभवतः हम प्राप्त करने में सफल होंगे, क्योंकि रोज ही हमारे पास इस तरह के रिक्वेस्ट। अब एक ही स्थिति है कि अब तो हमारे पास एवरेज ये है कि रोज एक कोना तो कम से कम अवश्य हमारा आता ही आता है। तो इस तरह से हम लोग इस काम को करते जा रहे हैं। इसी बीच हमने काफी जब शुरुआत हुई थी तो काफी कुछ दिक्कतें थी, नया नया शुरुआत था। तो हम लोगों ने जो स्कूलों में जो हम रैक भेजते थे वो लकड़ी का बड़ा रैक होता था, वो भेजते थे। और उसके साथ में दिक्कत ये थी कि स्थानीय स्तर पे तो हम लोग उसको भेज देते थे, लेकिन जैसे पहाड़ों पे हमें कोना लगाना है तो वहां भेजने में दिक्कत आती थी, क्योंकि उससे ज्यादा कॉस्ट तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की आ जाती थी, तो हमारे लिए वो संभव नहीं हो पा रहा था। तो हमने फिर इस बीच जो है उसके डिजाइन में चेंज किया, नेम प्लेट के डिजाइन में चेंज किया, किताबों में काफी कुछ परिवर्तन किया। और उसको अब हमने इस तरह से कर दिया है कि हम उसको डाक से ही पूरा पैकेट हम लोग भेज देते हैं, जिसमें कि एक वॉल हैंगिंग रैक भी होता है, किताबें भी होती हैं, नेम प्लेट भी होती है। इस तरह से हम उसको करते हैं। और विस्तार के साथ साथ किताबें भेजने में भी समस्या आने लगी, क्योंकि जब विस्तार होता है किसी का तो काम बढ़ता है किसी चीज का। तो हमने उसको क्या किया कि हमने ये डाक से भेजने का कार्यक्रम शुरू किया। पहले हम लोग अपने जो स्थानीय कोऑर्डिनेटर होते थे, संयोजक होते थे, हर जिले में कई लोग होते थे, तो उनके माध्यम से भेजते थे, हम उनके पास भेजते थे, फिर किसी माध्यम से स्कूलों तक पहुंचाते थे। तो उसमें भी कई तरह की दिक्कतें आती थी कि एक तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती थी। फिर पहाड़ों पे ऐसा तो है नहीं कि आपने एक दिन गए और सब जगह देके आ गए। कोई 4 किलोमीटर दूर है, कोई 5 किलोमीटर दूर है, कोई 10 किलोमीटर दूर है, तो उनके लिए भी समस्या थी कि वो उसको कैसे पहुंचाएं। तो उसमें थोड़ा समय ज्यादा खराब होता था। तो हमने उसके बाद इसका एक कार्यक्रम ये किया कि हमने इसको सोचा कि इसको क्यों ना हम डाक से भेजें। तो फिर हमने इसीलिए जब सारी सामग्री हमारी डाक में जाने के लायक हो गई तो हमने उसको पूरा डाक से भेजना शुरू कर दिया। इसी तरह से हम लोग जो पत्रिकाएं भेजते थे, चंपक और सामान्य ज्ञान दर्पण जो मासिक पत्रिकाएं हम भेजते थे स्कूलों में, उनको पहले हम कोऑर्डिनेटर के ही माध्यम से भेजते थे, लेकिन बाद में हमने उनको भी डायरेक्ट सब्सक्राइब करके रजिस्टर्ड डाक से जो है भिजवाना शुरू किया। यद्यपि इस काम में थोड़ा सा हमें दिक्कत डाक विभाग की तरफ से दिक्कतें हैं, क्योंकि पत्रिकाएं जो है सुरक्षित पहुंच नहीं पा रही हैं, रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं पहुंच पा रही हैं। कई जगह से शिकायतें आ रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं। उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं कि हम यहाँ पर उच्चाधिकारियों से बात करके और इस समस्या का भी समाधान करें। अभी हम भविष्य में सोच रहे हैं कि जो हम पुस्तकों के सेट जो हम स्कूलों में भेजते हैं, उसमें हमारा एक प्रयास अब ये है कि हम उत्तराखंड की जो विभूतियां हैं उनके ऊपर छोटी छोटी जानकारी युक्त उनकी जीवनी के ऊपर 4 पेज या 6 पेज की छोटी छोटी किताबें हम अपनी छपवाएं और उनको भी स्कूलों में भेजें, ताकि जो नई पौध है उनको भी पता लग सके कि उत्तराखंड में किस तरह की विभूतियां रही हैं और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। तो एक हम ये भी एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं। इसी तरह से प्राथमिक और जूनियर स्तर पर कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास सुझाव आए थे और उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर सामान्य ज्ञान की और उन प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कुछ किताबें हम उसमें भी उनको भी शामिल करें इस कार्यक्रम में। रूम टू रीड एक संस्था है, उन्होंने कुछ कहानियां स्थानीय लेखकों की कुछ कहानियां अलग अलग भाषाओं में छापी थी, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और हिंदी में, और उन्होंने यहाँ दाद के ही कार्यक्रम में उसका विमोचन भी किया था। तो उनसे हमने पब्लिकेशन का राइट लिया इस बीच, और अब हम उन कहानियों को 2-2 करके छपवा करके और अपने जो कोना कक्षा का जो कार्यक्रम है, जैसे प्राथमिक स्कूलों में हम उनको भेजना शुरू कर रहे हैं। वो छोटी छोटी किताब कहानियां हैं और वो उसका उद्देश्य ये है कि बच्चे और भाषाओं को भी समझ सकें, कि जैसे गढ़वाली, जो बच्चे गढ़वाली जानते हो गढ़वाली में पढ़ सकते हैं, उसी किताब को, उसी कहानी को अगर वो कुमाऊनी में पढ़ेंगे तो शायद वो उसको बेहतर समझ पाएंगे, उसी को जौनसारी में पढ़ेंगे तो जौनसारी की थोड़ी बहुत समझ बन सकती है। तो वो इसी उद्देश्य से वो बनी हुई है और वही हम लोग भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रयास किए जा रहे हैं कि स्कूलों में हम कहानियों के ऑडियो या ऑडियो विजुअल कुछ क्लिपिंग्स भी भेजें, ताकि स्कूलों में बच्चों को वीडियो दिखा करके और कहानी, क्योंकि बच्चे क्या होता है कि पढ़ने से ज्यादा देखने में ज्यादा समझ पाते हैं, तो अगर वो इस तरह से उनको एक वीडियो के माध्यम से अगर कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा तो शायद है कि वो और अच्छा समझ पाएंगे। और एक और इसमें मैं खुशी की बात ये बताना चाहूंगा कि इस काम में विमल रतूड़ी और अर्चना ग्वाड़ी ने हमारा सहयोग करने का प्रॉमिस किया है, तो उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इस पर कुछ कार्य कर पाएंगे, क्योंकि वो भी हमारी टीम में उन्होंने भी जुड़ने का संकल्प लिया है। दूसरा,
साहित्य एकांश और मातृभाषा एकांश का सहयोग भी हमें पहले भी मिलता रहा है और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि उनका सहयोग हमें मिलेगा। इस बारे में हमारी बातचीत हो भी चुकी है। तो साहित्य एकांश भी कुछ इस तरह की कहानियां छापने पर विचार कर रहा है कि कोई छोटी छोटी किताबें इस तरह के स्थानीय साहित्यकारों की छोटी छोटी कहानी की किताबें जो कि हम स्कूलों में बच्चों को भेज सकते हैं। तो इस तरह का प्रयास है। दूसरा ये था कि साहित्य एकांश ने पहले भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया था, सुनो कहानी पढ़ो कहानी। विद्यालयों में जब हम कोना स्थापित करते थे और या वैसे भी वो लोग कभी भी कहीं भी प्रोग्राम बना लेते थे और स्कूल में जाकर के बच्चों को जो किताबें हम भेजते थे उन्हीं में से कहानी पढ़ करके और उनको सुनाते थे और उनसे इंटरेक्शन करते थे। तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। लेकिन बीच में फिर कोविड के आने के कारण से वो सारा ही डिस्टर्ब हुआ, तो फिर वो दोबारा शुरू नहीं हो पाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य एकांश इस बार हमारी इसमें मदद करेगा और इस कार्यक्रम को पुनः दोबारा से शुरू करेंगे। तो ऐसे मातृभाषा एकांश के साथ में हमने बात की है कि गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी या जो भी वो उपलब्ध हमें करा सकते हैं, जिस तरह से जो भी भाषा में उपलब्ध करा सकते हैं, छोटी छोटी किताबें अगर उपलब्ध कराएंगे तो हम उनको भी स्कूलों में भेजने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम ये छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें आगे कितना सफल हो पाते हैं और उम्मीद करता हूं कि नई टीम हमारी जो है इस काम में हमारी बहुत बढ़ चढ़ करके काम करेगी, उत्साह से काम करेगी और हम इस अपने जो लक्ष्य हैं उनको निरंतर प्राप्त करते रहेंगे। 1000 का लक्ष्य तो हमारा मार्च तक का ही है। देखते हैं कहां तक सफल हो पाते हैं। और मेरी एक सबसे अपील भी रहेगी कि जो लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग भी देख रहे हैं और जो लोग इस कार्यक्रम से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी अपेक्षा रहेगी कि वो अपने मित्रों से, संबंधियों से, रिश्तेदारों से और अपने साथियों से जो भी हो उनसे इसकी चर्चा करें और हमारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, इस टारगेट को अचीव करने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद उनियाल जी। ऐसे ही है कि एक एकांश और दूसरे एकांश के साथ समन्वय और सहयोग करके हम धात के सारे कार्यक्रमों को बहुत अच्छे ढंग से समाज में आगे ले जा सकते हैं। इसी कड़ी में अगला जो एकांश मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा, पुनरुत्थान कार्यक्रम। मैं चाहूंगा पुनरुत्थान कार्यक्रम से जुयाल जी पुनरुत्थान कार्यक्रम के संबंध में सादर आमंत्रण। धन्यवाद पुरोहित जी। सम्मानीय नवनिर्वाचित कार्यकारिणी और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारा भाई बहन बैठे थी। अभी जो मैं टीम देख रहा हूँ नई कार्यकारिणी की, तो उसमें ज्यादातर लोग हमारे युवा हैं, एक दो को छोड़ करके। हालांकि हम उनको युवा ही समझते हैं, सबसे छोटे भी लगते हैं, जो सबसे बड़े पद पर है युवा ही हैं। भागने में तो सबसे तेज आज भी हैं। तो ऐसा कहते हैं, एक छोटा सा शेर याद आ रहा है मैं कि टिमटिमाते चिरागों में आग भर दो, तन्हा सूरज तब तक आएगा कब तक। तो हम तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पीछे हट रहे हैं और नई कार्यकारिणी को जोश भरने के लिए हम हमेशा पीछे खड़े रहेंगे। हमें उम्मीद है कि वो अपना कार्यकाल बहुत अच्छी तरह निभाएंगे, अपनी जिम्मेदारियां। क्योंकि क्या होता है, जनरली पद लेना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है अगर वो वास्तव में उस कार्य को अपने पूरे उससे कर रहा है। तो पूरा मतलब इसमें तो पूरा तन मन धन पूरा लगाना पड़ता है। वो सब आपको मालूम है कि किस तरह पुराने लोगों ने अपने समय को किस तरह इसमें झोंका है और आगे यहाँ तक पहुंचे हैं हम सब लोग। तो इसमें जैसे अब मैं पुनरुत्थान की बात कर रहा था, शुरुआत में तो हम लोग बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता है। वैसे केदार घाटी की बात आती है, वहीं से हमारा जो वास्तविक नाम है या काम हुआ वो केदार घाटी की आपदा के बाद ही धात का यहाँ तक नाम पहुंचा है और पब्लिक के बीच में मतलब जो इस तरह गया है, तो वो वास्तव में पुनरुत्थान किया। उस समय केदार घाटी शैक्षणिक सहयोग कार्यक्रम नाम था इसका। तो उसी में हम लोग केदार घाटी के परिप्रेक्ष्य में पूरा काम कर रहे थे। हम लोग जब वहाँ जाते थे तो पूरी टीम, मतलब हम लोग 2-3 लोग पहले चले जाते थे। शुरुआत में हम लोग, मैं था और तोताराम ढोंडियाल जी थे, ये लोग
हम लोग पहले गए थे और बाद में व्यवस्थाएं करके फिर ये पीछे से हमारी पूरी टीम आती थी। इसमें बारिश थी, कैसा था, क्या था, ये हम लोगों ने देखा है, या जो पीछे से लोग जाते थे जब पत्थर ऊपर से आ रहे हैं और गाड़ी में जा रहे हैं, तो ये हमारी कर्तव्य निष्ठा और कर्मठता को ही दर्शाता था। हम वहाँ उस समय बड़े निस्वार्थ भाव से उस काम में लगे थे। तो शुरू में हमारे पास जो बच्चे आए थे, हमने यहीं से तय किया था 27 से, मैं बार बार बोलता हूँ 27 से शुरू हुआ था और बाद में हम लगभग 200 बच्चों तक, जिनको हम आज तक भी सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि अब कम हो गए हैं, अब तो 50-54 जैसे अभी वो ममगाई जी ने बात की कि 50-54 के करीब अभी हमारे पास बच्चे हैं, जिनको कुछ फाइनल भी करना है नई टीम ने। तो इसमें आप लोग जैसे भी सहयोग कर सके करते रहें। नई टीम हमारी, इसमें मेरा भी अपना सुझाव था कि हमारी सबसे अच्छी जो टीम है कोटद्वार की टीम काम कर रही है, तो पुनरुत्थान में वहाँ की टीम को ही आगे किया जाए। और जगमोहन जी जैसे हमारे नए सहयोग बने हैं, उसमें यही था कि भाई ये लोग, मैं देखता था शुरू से कर्मठ तो हैं, सब काम छोड़ के कभी किताबें उठा रहे हैं, तो कभी गट्ठर उठा रहे हैं, तो कभी कुछ इस तरह का है तो वो लोग शुरू से ही कर्मठ हैं। और साथ में माधुरी दीदी तो हैं, और नई टीम हमारी वो बहन आई है उषा दीदी के साथ साथ रेखा, क्या नाम, रेखा जी हैं। तो कोटद्वार में भी हम देख रहे थे बड़े कर्मठता से ये लोग काम कर रहे थे, तो ये आगे भी बड़े कर्मठता से ही काम करेंगे। पीछे से जहां पर अभी भी मेरा सहयोग जहां पर होगा मैं साथ में रहूंगा। कहीं जाना है तो मुझे अभी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं, सही बात है, बंधना नहीं चाह रहा था, क्योंकि अब उम्र बंधने की नहीं है। इसलिए हमारे तन्मय जी ने इस समय जो भी फैसला लिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मेरे को थोड़ा सा कर्तव्यों से थोड़ा पीछे कर दिया है, जो मैं खुद ही चाह रहा था। तो वास्तव में आप लोग आगे बहुत अच्छा काम करेंगे। कैसे काम करेंगे ये अभी थोड़ा सा मैं विकास को बोलता हूँ, विकास जी आएंगे, 2 शब्द वो अपनी बात करेंगे, और आगे साथ में मैं हमेशा रहूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका संरक्षण और अनुभव की इस कार्यक्रम को हमेशा आवश्यकता रहेगी, और मैं चाहूंगा विकास जी आए और 2 शब्द इस कार्यक्रम के संबंध में यहाँ पर रखें। नमस्कार। धात के अध्यक्ष श्री लोकेश नवानी जी, महासचिव श्री तन्मय ममगाई जी, और नवनिर्वाचित कार्य समिति के सभी पदाधिकारीगण, जो संयोजक बने हैं, जितने भी एकांशों के नए संयोजक सचिव बने हैं सभी, और यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे आज के मेहमान हैं और धात के सभी साथी हैं, सबका आज के इस प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और आप सभी का धन्यवाद जो आप समय निकालकर यहाँ पर आए हैं। एक कहावत है कि कर्म सरल विचार कठिन, और जब मैं धात को देखता हूँ तो मुझे ये कहावत ही याद आती है, क्योंकि धात एक सामाजिक संगठन जो है, उसके होने के साथ साथ धात एक विचार है, और उस विचार को जो नवानी जी ने शुरू किया, या नवानी जी ने आज बहुत सारे नाम बताए जिन साथियों ने शुरू किया, और वो विचार आज बढ़ते बढ़ते 2023 में इस कार्यकारिणी या ये जो इतने सारे एकांश बने हैं, इस रूप में आपके सामने हैं। तो पुनरुत्थान की हम बात करें तो 2013 में, जैसा जुयाल जी ने बताया, आपदा आई थी, और उस आपदा में लगभग जो भी नुकसान हुआ वो सब आप लोग जानते हैं, और जो तत्कालीन संस्थाएं थी सभी ने खाना, भोजन जो है वो, कपड़े, दवाइयां सब दी। लेकिन फिर से धाद में एक विचार आया कि भोजन, पानी या ये है, ये तो एक फौरी सहायता है, लेकिन आगे जो ये बच्चे हैं इनकी शिक्षा का क्या होगा। उस शिक्षा को लेके धाद ने ये विचार किया कि हम प्रति जो एक बच्चा है, छात्र है, और जो स्कूल ना छोड़े, स्कूल जाए, उसको 800 रुपए महीना हम देंगे। वहां से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जैसा जुयाल जी ने भी बताया कि केदारनाथ शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम, और कई सालों तक बहुत ही अच्छे ढंग से यह कार्यक्रम चला है। और अब चूंकि धीरे धीरे वो बच्चे, क्योंकि 12th तक उन बच्चों को पैसा देने का वो था, वो बच्चे बड़े होते गए,
या डोनर्स फिर उस हिसाब से नहीं रहे, तो फिर इस कार्यक्रम का नाम पुनरुत्थान नाम से ये कार्यक्रम अब आगे चलाया जा रहा है, जिसमें अभी तक जुयाल जी संयोजक रहे हैं। और क्योंकि मैं भी इसी का सदस्य रहा हूं और धात से जुड़ना भी केदारनाथ कार्यक्रम की वजह से ही हुआ है, मैं इस एकांश का सदस्य शुरू से ही रहा हूं और अभी केंद्रीय टीम की तरफ से मुझे प्रतिनिधि का मौका मिला है। और हमारे जो इस एकांश के संयोजक बनाए गए हैं श्री जगमोहन रावत जी, जहां तक मुझे ध्यान है जब से हम 8-10 साल से वहां जाते थे तो रावत जी भी पूरी कोटद्वार की टीम को लेकर गुप्त काशी कहें, सारी कहें, हर जगह वहां पहुंचते थे। लेकिन चूंकि एक मतलब जॉब में थे, प्रधानाचार्य थे, तो शायद उतना समय नहीं दे पाते थे। तो अब बहुत एक खुशी की बात है कि आप संयोजक के रूप में इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और सचिव के रूप में उषा जी हैं और उप सचिव रेखा जी आई हैं। तो हमारा जो आगे रहेगा, जैसा अभी जुयाल जी ने बताया, लगभग 54-55 बच्चे हैं। हमारा जो अगले 2 साल का एजेंडा रहेगा, उसमें पहला एजेंडा यही रहेगा कि हम इस जो ये बच्चे हैं इनकी संख्या 100 से ऊपर ले जाएं। और क्योंकि समाज में देने वालों की कमी नहीं है, केवल उनको ये लगना चाहिए कि जो हमारा पैसा जा रहा है ये गलत हाथों में नहीं जाए, वो पैसा सही जगह लग रहा हो। और चूंकि जो एक पारदर्शिता के साथ धात काम कर रही है, तो वो सब चीजें जब होती हैं तो डोनर्स भी अपने आप आते हैं। तो हमें एक तो हमारा ये रहेगा कि आगामी 2 वर्षों में 100 से ऊपर बच्चे को ले जाएं। दूसरा, जो हमारे डोनर्स हैं वो बहुत दूर दूर से जुड़े हैं, मतलब कई विदेश से भी जुड़े हैं डोनर्स। तो हमारा ये रहेगा कि 2 महीने में या 3 महीने में हम एक ऑनलाइन सेशन जिसमें बच्चे भी हों और डोनर्स भी हों उनका कराया जाए। और उसमें अलग अलग फील्ड के जो हमारे मास्टर्स हैं, मतलब जो कि मोटिवेटर या एक तरह से काउंसलर, जो वो भी उसमें शामिल हों और उन बच्चों की अगर कोई ऐसी समस्या है तो वो वहां पर उसको रख सकें और उनको आगे फ्यूचर के लिए मतलब क्या कुछ गाइडेंस भी मिल सके। तो इस तरह के सेशन कराने का हमारा एक विचार है। और इसके अलावा जैसा आप लोगों ने पुराने उसमें देखा है कि एक इगास कार्यक्रम हम करते हैं, जो कि वो सभी बच्चों को हम पहले गुप्त काशी में किया करते थे। अभी 2 वर्षों से हमने यहाँ स्मृति वन में इस वर्ष भी किया है इगास कार्यक्रम, जिसमें वो सभी बच्चे आते हैं। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अब जो बच्चे हैं पुनरुत्थान में, वो खाली केदारनाथ आपदा पीड़ित बच्चे नहीं है, उसमें अन्य बच्चे भी जो जरूरतमंद है उसमें ऐड हुए हैं, जिनके मतलब कमाने वालों के जो नहीं रहे जिनके, जिसमें अभी लेटेस्ट ये जो एक अगर ध्यान होगा, एक बस गिरी थी बारात की और वहां पर भी एक दुर्घटना में कोई मारे गए थे, तो उसमें वो बच्चे भी हैं उनके। और भी ये कोरोना काल के समय के भी कुछ बच्चे हैं। तो कुछ हमारे इधर जौनसार से, चक्राता साइड से भी बच्चे शामिल हुए हैं। तो अब ये इसीलिए इसका नाम भी हमने बदल दिया था, अलग अलग स्थानों के इसमें बच्चे शामिल हैं। तो एक तो हमारा ये रहेगा कि उन बच्चों के साथ सेशन कराए जाए। और जिस तरह इगास का एक कार्यक्रम होता है गर्मियों के छुट्टियों में कहीं पहाड़ में, मतलब ऐसा हमारा विचार अभी रावत जी के साथ चर्चा हुई, तो हम एक समर कैंप टाइप का लगाएं 2-3 दिन का, जिसमें कि वो बच्चे आएं और हम उसमें भी अपने कुछ हमारे साथ बहुत अच्छे जो लोग हैं, पूर्व में भी विमल हैं जो अच्छी तरह से काउंसलिंग करते हैं, या और बहुत सारे लोग हैं जो कि वहां पर उन बच्चों को एक वो बता सकते हैं ये सारी चीजें। तो ये इस तरह से हमारे आगे आगामी 2 वर्षों के जो कार्यक्रम रहेंगे पुनरुत्थान को लेकर, मेरा सभी साथियों से आग्रह है, विशेषकर ये आग्रह है कि जो लोग भी यहाँ बैठे हैं या जो फेसबुक लाइव के माध्यम से भी सुनेंगे, कि जो भी धात के कार्यक्रम हैं इनको अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। तो खाली शेयर करने से ही बहुत सारे जो नए लोग हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, हम मतलब हमें नहीं पता, हम एक रैंडमली शेयर करते रहते थे, तो चाहे वो मास्क वाला कार्यक्रम हुआ या अभी अन्य कार्यक्रम हुए, वो अपने आप ही हमसे जुड़ गए और वो मतलब धात के कार्यक्रमों में अब स्थायी रूप से आने लगे हैं। तो इन कार्यक्रमों को आगे शेयर जरूर किया कीजिए, फेसबुक के माध्यम से हो चाहे किसी और माध्यम से। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और पुनरुत्थान
जो धात का एक बहुत पुराना कार्यक्रम है, बहुत सुंदर उसने अभी तक कार्य रहे हैं, सभी का सहयोग रहा है, सभी ने बहुत अच्छे से कार्य किया है, चाहे पुरानी टीम रही हो, जो पिछले 9 वर्षों से वो कार्यक्रम 2013 की आपदा के बाद से लगातार चल रहा है और एक बहुत बड़े बच्चों की संख्या उसमें रही है और 37 लाख से ज्यादा का हम उसमें फंड ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं सभी के सहयोग से। तो मुझे लगता है पूरी टीम के लिए एक बार जोर से हम लोग तालियां बजा दें पुनरुत्थान की, जिन्होंने आज तक कभी भी थोड़ा भी अगर सहयोग किया उस टीम में तो उन सबको श्रेय जाता है और आगे के लिए भी बहुत सुंदर योजनाएं हमारी टीम के पास है। तो अगला एक और जो धात का कार्यक्रम है हरेला, जिसने ना केवल मतलब धात तो हरेला पिछले कई वर्षों से मना ही रहा था, लेकिन इसका श्रेय धात को ही जाता है कि आज पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश और यहाँ तक कि विदेशों में भी जो प्रवासी उत्तराखंडी लोग रह रहे हैं वो हरेला मना रहे हैं, उसका पूरी तरह से श्रेय धात को जाता है। क्योंकि धात, जब मैं खुद 10 साल पहले धात में जुड़ी थी तो उस वक्त भी धात कई सालों से हरेला मना रहा था, तो तब तक मुझे भी पता नहीं था कि हरेला होता क्या है, यही आके पता चला और धीरे धीरे जब उसे इस मुकाम पे पहुंचते हुए देखा कि आज हर कोई हरेला मना रहा होता है, जो भी उत्तराखंड से है, चाहे वो पहाड़ी हो ना हो, चाहे वो प्लेन्स के रहने वाले हो, चाहे वो बाहर रह रहे हो, विदेशों में रह रहे हो, इस बार सिडनी ऑस्ट्रेलिया तक में हरेला मनाया गया है धात के साथ, धात की टीम ने। तो उन सभी के लिए मुझे लगता है एक बार जोर से हम लोग पहले तो तालियां बजा देते हैं। तो बहुत अच्छा कार्यकाल ये पूरा रहा है जो पिछले 2 वर्षों का हरेला का रहा है, निरंतर यात्रा रहती है और एक पूरे महीने के कार्यक्रम को चलाना तो उस टीम के लिए, पूरी धात की टीम के लिए बहुत गर्व की बात भी है, मेहनत की बात भी है और हम सभी को फिर बहुत गर्व भी महसूस होता है कि इतना अच्छा काम हमारी टीम कर रही है। तो हरेला की पूरी विस्तृत जानकारी देने के लिए कि पिछले 2 वर्षों में कैसा कार्यकाल रहा है और भविष्य को लेकर के जो आने वाले 2 साल की नई कार्य समिति का कार्यकाल होगा उसको लेकर के क्या योजना है, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुशील पुरोहित जी को कि वो आए और हमें उसका परिचय दें। सर्वप्रथम केंद्रीय कार्यकारिणी में चयनित सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और मेरा प्रणाम। हरेला हालांकि किसी से छिपा नहीं है कि उसके परिणाम क्या हैं। मैं भी स्वयं हरेला से 2010 में जुड़ा था और उसके बाद नोटियाल जी के सहयोग से हमने होली का कार्यक्रम करा था और तब से हम लगातार हरेला में जुड़ते रहे और बीच में जैसे तन्मय भाई ने कहा था कि मैं बीच में 7 वर्षों का वनवास ले लिया था, तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास करा था, तो अचानक मेरे दिमाग में ये पंक्तियां अपने आप आई कि राम होने के लिए केवल राम ही पर्याप्त नहीं है, धनुष तोड़ने की पात्रता भी उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो अभी उस कसौटी पर हमें खरा उतरना है कि वो पात्रता हमारे अंदर है या नहीं। तो हरेला आप इस बार आपने देखा होगा कि धाद ने हरेला को विश्व पटल पर एक पहचान और नाम दिया। उसके लिए हमारे सारी जो सदस्य हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो धाद के साथ इस अभियान में जुड़े हैं, उनके लिए तालियां और उनके लिए धन्यवाद, आभार उनका। इस बार हरेला में बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। मित्रवन, आपके जो संयोजक हैं, आपने मित्रवन का वहां पर सूत्रधार आप हैं। बालवन डोभाल जी, फूलों की ढाल, वो भी एक खोज इस बार की हरेला की रही। और अच्छा सर प्लीज एक बार, तो ये 3 खोज इस बार के हरेला की थी। साथ में स्मृति वन और जो पुष्प वीथिका का जो काम है वो हमारे साथी लगातार कर रहे हैं। गर्मियों में बहुत ज्यादा जरूरत थी इन पेड़ों को सींचने की, तो उसमें नीना जी, उनके हस्बैंड रावत जी, यहाँ तक कि जब नीना जी अपनी बेटी की शादी में व्यस्त थी तो उन्होंने अपने बेटे को यहाँ पर भेजा था। वो 10-12 दिन वो भी यहाँ पर रहा। और साथ में अमोली जी, जो एक बार अमोली जी और इंदु भूषण सकलानी जी, बाकी सारे साथी जितने हमारे स्मृति वन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इसको आज
थोड़ा सा एक ऐसा रूप दिया है कि जिसे हम भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये ऐसा भी हो सकता है। इन वनों के साथ साथ अब हमारा दूसरा जो चैप्टर आगामी समय में इसको लेकर के है कि एक तो स्मृति वन का सौंदर्यीकरण, इसमें सबसे पहले हम 3 आर्टिफिशियल पॉन्ड यहां पर बनाने का प्रस्ताव यहां पर रख रहे हैं और उसके साथ साथ एक रास्ता जो होना चाहिए पैदल चलने के लिए, क्योंकि कई बार आदमी कहीं भी चला जा रहा है बिना रास्ते के, उसमें तो पेड़ों को भी नुकसान उसमें हो रहा है। दूसरा, जो हमारे पेड़ सड़क पर लगे हैं और आगामी भविष्य में जो भी हमारे पेड़ लगेंगे अब सड़क पर ही लगेंगे, क्योंकि अंदर हमारे पास कोई भी स्पेस अब उपलब्ध नहीं है। तो सड़क पर लगने वाले पेड़ और उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड, इन सब के ऊपर हम लोगों को फोकस करना है आगामी समय में। और जो हमारे अन्य जो वन है, बाल वन, मित्र वन, फूलों की डाल, और इन सबको आगे बढ़ाना है। तो इस सब में आप सबका सहयोग, मार्गदर्शन अपेक्षित है और चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही इस स्मृति वन को आगे बढ़ते हुए देख करके हम लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और स्मृति वन में कितना बदलाव आया है, कितना कार्य हुआ है, मुझे लगता है बताने से ज्यादा हमें दिख रहा है। और जिन भी लोगों ने पहले लगातार आ रहे हैं या पहले देखा है तो वो समझ सकते हैं कि कितना काम यहाँ पर हुआ है। और सबसे ज्यादा डेडिकेटेड टीम है मुझे लगता है। और सारे नाम सर ने ले ही लिए, तो मैं दोबारा मुझे रिपीट करने की भी जरूरत है। अच्छा, खंडूरी जी का नाम छूट गया है, और एक हमारे ब्रिजमोहन उनियाल जी का और वीरेंद्र खंडूरी जी का, साकेत रावत जी का। जी तो मतलब हाँ, हिमांशु सर, मतलब बहुत सारे नाम हैं और मुझे लगता है उनके नाम इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि वो चुपचाप आके काम करके चले जाते हैं। जी, वो पीछे बैठे हैं और चुपचाप आके, वो कभी मंच पे नहीं आते, दिखते नहीं है, बोलते नहीं है, लेकिन आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। और ऐसे ही लोगों से शायद आज जो पूरी काया पलट हुई है स्मृति वन की, वो हो पाई है। तो पूरी टीम के लिए एक बार हम लोग जोर से तालियां बजा देते हैं, स्मृति वन की पूरी टीम। और बहुत अच्छी योजनाएं भविष्य के लिए भी है। तो आशा करते हैं अगली बार फिर जब हम आएंगे धीरे धीरे और सुंदर परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और आने वाले समय में स्मृति वन देहरादून के सबसे ज्यादा जो खूबसूरत जगह है, वो पहले ही देहरादून बहुत खूबसूरत है, लेकिन सबसे खूबसूरत जगहों में अगर लोग गिनेंगे तो स्मृति वन भी उनमें से एक होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं पूरी इस नई और बेहतरीन टीम के साथ। तो आगे मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, अभी हाल ही में हमने देखा, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी आई, एक ऐसा समय पलटा जिसके बारे में शायद पिछले कई सालों में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था, कल्पना तक नहीं की थी, और सभी के लिए बहुत एक नई चीज थी। किसी को भी समझ पाना आसान नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। और धात भी जो एक कश्मकश थी उससे अछूता नहीं था। लगातार फोन्स आ रहे थे कि आप लोग कैसे अब मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारे सारे कार्यक्रम इस तरह से हुआ करते थे और एकदम से घर में बंद हो जाना तो वो हमारे लिए वाकई बहुत मुश्किल था। लेकिन ऐसे समय में एक हमारी टीम थी सोशल मीडिया की, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम करके उन 2 सालों में भी जो धात की एक लॉ है उसे जिंदा रखा, उस अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। और उन 2 सालों में भी जब पूरी दुनिया बंद थी, पूरा देश बंद था, धात तब भी बंद नहीं हुआ, धात तब भी लगाई जा रही थी। लोग उस वक्त भी, लाखों लोग हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं। और सोशल मीडिया की टीम की प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बिमल को, बिमल रतूड़ी, जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं, कि वो आए। जो बेहतरीन काम उन्होंने किया है पिछले 2 वर्षों में उनकी पूरी टीम ने, रविंद्र नेगी, बिमल रतूड़ी और भी कई साथी हैं, उन्होंने वो भी दिखाए, तथा साथ ही भविष्य को लेकर उनकी जो योजनाएं हैं वो भी जरूर हमसे साझा करें। मुझे लगता है एक बार जोर से हम लोग तालियां बजाते रहें ताकि हौसला अफजाई होती रहे, टीम की जोश बना रहे। धन्यवाद आप सभी का। हमें सोशल मीडिया की जरूरत क्यों पड़ती है? इस सोशल मीडिया की जरूरत, हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, हमारे पास इतने सारे कार्यक्रम हैं, पर एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हम लोग यहाँ पर भी जितने लोग हैं
पर और जितने ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, पर सब लोगों के पास सेम टाइम पे वो वक्त नहीं होता है कि वो आपके कार्यक्रमों को उस वक्त देख पाए। पर ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम में बाकी लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, जिन्हें बाद में देखना है या अलग अलग वक्त पे देखना है। और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं, और धाद के अंदर वो बदलाव आ रहे हैं। मैं 2 कहानियां आपके सामने शेयर कर रहा हूं, और उसके बाद मैं अपनी धाद की प्रेजेंटेशन दूंगा। ये कहानियां मेरे साथ हुई हैं, और अगर रविंद्र यहाँ पर है, रविंद्र चले गए, तो 2 कहानियां मैं सुना रहा हूं कि हमें क्या सोशल मीडिया से फायदा हुआ। कि 2013 में केदारनाथ डिजास्टर आया, उससे पहले जैसे तन्मय सर ने भी कहा कि हमारे अकाउंट नहीं थे, बाकी चीजें भी नहीं थी, तो हमें किसी ने आपदा में सहयोग करने के लिए हमें डोनेशन के लिए बुलाया। उस दिन मैं गया था, तन्मय सर गए थे, नवानी जी गए थे, किसी के घर पे गए थे। उन्होंने हमें हमसे पूरी बातें सुनी, कहानियां सुनी, सब कुछ सुना, पर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो कन्विंस नहीं थे और उन्होंने हमें डोनेशन नहीं दिया, और हमारा 1 से 1.5 घंटा उस पे लगा, जिसका आउटकम 0 था। हैं सेम उसी 2013 के आसपास जब हम अपने लोगों से डोनेशन और बाकी चीजों की अपील कर रहे थे, एक कवि ने हमें बुलाया, मैं और रवि गए थे, और शायद स्वाति भी थी। उन्होंने हमें डोनेशन के लिए कहा था कि हम आपको डोनेट करेंगे। उन्होंने हमें बुलाया, चाय पानी पिलाई, कविताएं सुनाई, जबरदस्ती कविताएं सुनाई, और कविता सुनाने के बाद डोनेशन नहीं दिया। तो वो हमारे लिए ऐसा मूवमेंट था जब हमारा वक्त भी लगा, समय लगा, एफर्ट्स लगे, और हमें उसका आउटकम भी 0 नजर आया, आउटकम कुछ नहीं मिला। तो इसी इन सब छोटी छोटी चीजों के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने प्लान किया कि अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को स्ट्रांग करेंगे, कि वरना जितने लोग यहाँ हैं वो तो हैं ही हैं, पर जितने लोग हमें बाहर से देख रहे हैं, इस साल धाद इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा, वो पहुंचने के लिए भी बहुत सारे एफर्ट्स लगे हैं, बहुत लोगों ने अपने कनेक्शन वो किए, बट केवल बातचीत करना एक तरीका नहीं होता है। लोग आपके जो प्रेजेंस पे बार बार नजर रखते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी को देखते हैं कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। केवल फेसबुक पेज बना देने से फेसबुक की रीच नहीं बढ़ जाती है, सारी दुनिया हमें नहीं देख लेती है, पर जो आप उस पे लगातार मेहनत करते हैं, बैकग्राउंड में बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीजें होती है, उन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो इन 2 कहानियों के बाद मैं अपनी धाद के सोशल मीडिया की अपनी कुछ आंकड़े, जो शायद आप लोगों ने इन 2 साल के आंकड़े हैं, ये जो आंकड़े आपके सामने मैं बताना चाहता हूं। नेक्स्ट। तो अभी हमारे पास धाद के 2 ऑफिशियल अकाउंट है। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग हैं, कुछ पुरानी टीम ने बनाए थे जिनके हमारे पास पासवर्ड खो चुके हैं, बट जो एक्टिवली इस टाइम हम इंगेज कर रहे हैं वो 2 अकाउंट हैं। एक धाद का पेज है जिसपे 15,223 लाइक हैं, और धाद उत्तराखंड नाम से एक प्रोफाइल है जिसपे 5,000 प्लस लोग अभी हमारे कार्यक्रमों को वॉच कर रहे हैं, जो हमारी इस सर्कल में है। नेक्स्ट। अलग अलग बात करते हैं, क्योंकि पेज की एनालिटिक्स होती है, मतलब पेज को मॉनिटर किया जा सकता है कि कितने लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम वो देखते हैं और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज में बदलाव भी लाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कोना कक्षा का कार्यक्रम का लाइव होता है, यहाँ पे जब भी पेड़ लगाए जाते हैं उसके लाइव होते हैं, अलग अलग तरीके के लाइव होते हैं, कुछ छोटे छोटे बाइट्स भी आते हैं। उनके लिए जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो स्ट्रेटेजी पूरी बैकग्राउंड एनालिटिक्स पे बेस्ड होती है कि कौन से कार्यक्रमों को देखा जा रहा है और कौन से कार्यक्रमों को नहीं देखा जा रहा है। इन सब चीजों पे वो डिसाइड होता है। जो हमारा धाद का पेज है उससे 15,223 लाइक है, उसको फॉलो करने वाले 17,490 लोग फॉलो कर रहे हैं। कल 13 तारीख तक का आंकड़ा है, जो 1 जनवरी 2021 से लेकर 13 जनवरी 2023 तक के अगर हम पूरे इस 2 साल के आंकड़ों की बात करें तो हमारे जो टोटल वीडियो व्यूज हैं वो 7,80,320 मिनट का व्यूज हम लोगों का है। अगर एक आदमी इसको देखने बैठे तो पूरे 1.5 साल का टाइम उसे लगेगा,
अगर वो जितना इस दो दौरान उसमें हम लोगों को देखा गया है। अगर हम पोस्ट रिएक्शन की बात करें, जिसपे लाइक भी है, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया और कितने लोगों ने शेयर किया, तो 1,19,000 का आंकड़ा है। इतने लोगों ने हमारे पोस्ट पे रिएक्शन दिया है, हमारे वीडियोस को देखा है, कमेंट किया है, हमारे अलग अलग वीडियोस को शेयर किया है। ये हमारा एक आंकड़ा है 2 साल का। अगर मैं फेसबुक रीच की बात करूं कि इन 2 सालों के अंदर हमारा फेसबुक कितने लोगों तक पहुंचा, एक तो वो लोग हैं जो लोग एक्टिवली देख रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग देखते तो हैं पर ना कमेंट करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, पर वो देखते जरूर हैं। तो ये आंकड़ा हमारा बहुत ज्यादा, ये आंकड़ा जाता है कितना, 20,42,912 लोग, और अप्रॉक्स 20 लाख प्लस लोगों में से और हमको रिएक्शन जो मिलता है वो 1,19,000 का रिएक्शन, 1,19,000 लोग देख रहे हैं। तो ये आंकड़े समझ में आता है कि ओके, जो आप वीडियो बना रहे हो उन्हें कोई देख भी रहा है या नहीं देख रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत फायदा करते हैं। नेक्स्ट, अब हम जो अलग अलग रीच होती है, किसी पोस्ट, किसी वीडियो की रीच ज्यादा होती है, किसी वीडियो की रीच कम होती है। अगर इस पूरे 2 साल के दौरान हम जो सबसे ज्यादा रीच वाली हमारी पोस्ट रही वो हरेला स्वागत मार्च का जो कार्यक्रम था उसकी रीच रही। वो 6,42,282 लोगों ने उस वीडियो को देखा। ये हमारा अचीवमेंट रहा। और अगर हम बात करें तो कितने परसेंट ये कितने लोग किस तरीके से हमारे वीडियोस को देखते हैं, उस पर अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 79% पुरुष हमारे कार्यक्रमों को देख रहे हैं और 21% महिलाएं हमारे कार्यक्रमों को देख रही हैं, पूरे इन वीडियोस को देख रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें तो हमारे पास टोटल 46 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो अलग अलग, आप बहुत लोग एक से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर होंगे। बहुत लोग परेशान भी रहते हैं कि हमें एक ही मैसेज मल्टीपल ग्रुप से आता है। साहित्य एकांश वालों ने कहा भी था इस बात को। पर ये जो ये 46 व्हाट्सएप ग्रुप है जिसपे 2000 से ज्यादा लोग हैं, ये हमारा इसलिए सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए, अपना मैसेज पहुंचाने के लिए यही तरीका है। हम हर जगह नहीं जा सकते, हम हर लोगों को अपने कार्यक्रम में नहीं बुला सकते, हमारी भी कुछ लिमिटेशन है। तो ये सोशल मीडिया से, इस धात व्हाट्सएप ग्रुप से अभी जो टोटल फंड जनरेट हुआ है, इसकी जो सुबह जानकारी दी गई, तो 2021 में जो हम लोगों ने केवल सोशल मीडिया रीच से, जो मैंने आपको 2 कहानियां सुनाई, उन 2 कहानियों से जो लर्निंग ली थी, बिना किसी को ज्यादा कन्विंस किए हुए और अपनी प्रेजेंस, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाते हुए 2021 में हम लोगों ने 10 लाख तक का फंड रेज किया और 2022 में 18 लाख तक का हम लोगों ने सोशल मीडिया बिना एफर्ट के, हम लोगों ने बिना एफर्ट इन चीजों में एफर्ट डाला, बट लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ा। किसी ने हमें कविताएं नहीं सुनाई जबरदस्ती बैठा के, और किसी ने हमें घर बुला के चाय पिला के भी ऐसा नहीं किया कि डोनेट नहीं किया। ये हमारा इसका रीच रहा। ये हमारा, और क्योंकि प्रोफाइल की जो लिमिटेशन होती है, प्रोफाइल पे ये एनालिटिक्स नहीं आती है, तो 5000 लोग उस प्रोफाइल में हैं और उसका डेटा भी काफी स्ट्रांग है, उस पे लाइक, शेयर, कमेंट और काफी एक्टिव एंगेजमेंट है उसका। अगर हम जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोचेस की बात करें, मैंने जो शुरुआत की बात की थी, हमारे लिए सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का तरीका है कि हम अपनी बात को पहुंचाएं, सेम टाइम पे कन्विंस करने का तरीका है कि हम जो पीपल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, इंक्लूडिंग वो फंडिंग पोजीशन के लिए भी है, तो पीपल पार्टिसिपेशन के लिए हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं। अभी हमारा फेसबुक प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। इत्तेफाक से हमारी ये लिमिटेशन है क्योंकि हमारा जो मेजर क्राउड है वो हिंदी का है, और क्योंकि हिंदी वाले पेजेस को उतना जल्दी मोनेटाइज नहीं किया जा सकता है। अगर यही कोई इंग्लिश पेज होता, जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, तो वो काफी फंड रेज कर रहा होता, पर हिंदी पेज की कुछ लिमिटेशन है, इसलिए हम इसे मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम इस साल का, हम इस नेक्स्ट उसका फोकस हमारा अपने YouTube चैनल जो हमारा है उस पे फोकस करने का है।
उसके अलावा पीपल पार्टिसिपेशन और एक्टिव एंगेजमेंट के लिए हम वेबसाइट को इस टाइम एक्टिव वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं, और जिसका प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन फंड रेजिंग, हम लोग इन टूल से ऑनलाइन फंड रेजिंग को भी हमारा बढ़ाना एक ऑब्जेक्टिव है। और ऑनलाइन इंटरेक्शन, जैसे विकास सर ने कहा कि जो डोनर और जो बेनिफिशियरी है, जो हमारा बच्चा है और जो लोग हमें डोनेट कर रहे हैं इन अलग अलग सेगमेंट में, उनका ऑनलाइन इंटरेक्शन के स्पेसेस क्रिएट किए जाए, ऑनलाइन के बढ़ाए जाए, ये हमारा अगले टारगेट है। इसके लिए आप लोग हमें सहयोग कर रहे हैं। जितने भी आप लोग हमारे पेजेस पे जितने भी वीडियोस आते हैं उन्हें शेयर कीजिए, देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं शुभम को, तन्मय सर जो एक्टिवली रोल प्ले करते हैं और मैं हैं, शुभम और तन्मय सर के लिए थोड़ा जोरदार तालियां, जो ये लगातार इस अलग अलग प्लेटफॉर्म से इन चीजों को शेयर करते हैं। विमल के लिए अलग से थैंक यू आपका। 25-30 साल के एडवाइजर। तो ये एक बात है कि 2012 में ये पेज जिस दिन मुझे मिला था, इस पे 700 लोग थे और आज ये 15,000 प्लस की रीच पे है। तो ये हमारा अचीवमेंट है, ये धात का अचीवमेंट है। धन्यवाद। थैंक यू विमल, दिस इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट यू, कि तुम नंबर्स दे देते हो, फिर किसी को कुछ बोलने पूछने की जरूरत ही नहीं रह जाती। अब खुद ही बता दिया 700 से 15,000 हो गए, तो हम तालियां ही बजा सकते हैं। और अब मुझे लगता है 15,000 से 25,000 भी जल्दी हो जाएंगे विमल के मार्गदर्शन में। और पूरी टीम, नो डाउट, विमल, रविंद्र, शुभम, अब योगेश भी हमारे साथ देखते हैं, तन्मय सर है, तो पूरी टीम के लिए मुझे लगता है हम लोग जोर से तालियां बजा देते हैं, क्योंकि उन 2 सालों में, जिन 2 सालों में पूरा देश बंद था, पूरी दुनिया बंद हो गई थी, उस समय में भी धात को जिंदा रखने का बहुत बड़ा जो श्रेय वो सोशल मीडिया को है, कि हम लोगों ने लॉ बुझने नहीं दी। चाहे पोस्टर कैंपेन हो, मास्क वाला हो, फेसबुक लाइव हो, निश्चय जो टीम लाइव कर रही थी उसको तो क्रेडिट है ही, लेकिन जो पूरा उसको टेक्निकल एंड को मैनेज करना, रीच बढ़ाना, इतने लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, तो एक बार हम लोग जोर से पूरी टीम के लिए तालियां बजा देते हैं। ये आम सभा में ये सब प्रेजेंट करने का एक बहुत बड़ा मोटिव ये भी है कि हम अक्सर देखते तो हैं कि अच्छा पेज पे इतने नंबर्स हो गए, या ये एकांश ये कार्यक्रम कर रही है, ये लोग ये वाला प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन वो किस विस्तार में हो रहा है, उसकी रीच कितनी जा रही है, कितना लगातार हो रहा है, जो कुछ चीजें हमसे छूट भी जाती है, तो यहाँ सबके संज्ञान में वो चीज आगे ला करके दिखाई और बताई जाती है। और एक और धात का अनूठा कार्यक्रम है फंची, जिसमें जो पहाड़ी हमारे अनाज है, अब जैसे कि हम बात कर भी रहे हैं कि 2023 पूरा मिलेट वर्ष होने जा रहा है, उसके बारे में तो फंची कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए पूरा क्या फंची है, हम लोग अक्सर फंची से हमारी जो भी दालें हैं, पहाड़ी नमक है पिसा हुआ, या बीच में माल्टे भी हमें मिले थे खाने को, संतरे और कोदा, झंगोरा, सब कुछ हमें पूरी फंची की टीम के सहयोग से प्राप्त होता रहता है। हमें ही नहीं, कई सारे लोग फंची प्रोग्राम से जुड़े भी हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि क्योंकि कोटद्वार की टीम जा रही है, बहुत धन्यवाद उनका, वो लोग इतनी दूर से आम सभा के लिए खास तौर पर यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन बाकी सभी लोग कृपया डिस्टर्ब ना हो, कार्यक्रम चलता रहे। सुबह 6 बजे निकल गए, सुबह 6 बजे वो लोग निकल गए थे घर से, तो बहुत धन्यवाद। एक बार कोटद्वार टीम के लिए भी हम लोग जोर से तालियां बजा देते हैं। इतनी दूर से वो लोग सुबह 6 बजे निकलकर ठीक 9 बजे वो लोग यहाँ पे पहुंच गए थे। बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और फंची की जो हमारी बहुत जुझारू टीम है, उसने पिछले 2 सालों में इसका इतना सुंदर कार्यकाल रहा है, उसको प्रेजेंट करने के लिए मैं चाहूंगी किशन सिंह जी हमारे बीच हैं, वो सर आए और बताएं। धन्यवाद अर्चना। नमस्कार आप सभी को, और धात की नवनिर्वाचित कार्य समिति को बहुत बहुत बधाई। सबसे गरीब एकांश का
सचिव मैं हूँ जिसके पास बताने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इतना ही, आज की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट विनोद ने रखी थी, विनोद जी ने, उससे मुझे एक चीज लगी कि जो पंची में जो एक्सपेंसेस उन्होंने इनकम तो नहीं दिखाई, लेकिन एक्सपेंसेस दिखाए कि 2020 में 20-21 में जो है 70,000 थे और 2021-22 में जो है वो बढ़ के 3 लाख हुए। तो मुझे लगता है कि 3 लाख एक्सपेंसेस हुए तो आया भी होगा वापस पैसा, तो हम, क्योंकि वहां पे हम एक्सपेंसेस ही दिखाते हैं, इनकम नहीं दिखाते हैं। तो मतलब मुझे लग रहा है कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं धीरे धीरे करके। जो जब ये 2 साल पहले हमने फंची की शुरुआत करी थी तो उस समय पे बहुत ज्यादा हमको मार्केट की समझ भी नहीं थी। तन्मय ने मुझे बोला कि आप देखोगे? मैं बोला हाँ सर मैं देख लूंगा, क्योंकि मुझे अनाजों से बहुत प्यार है, मुझे अच्छा लगता है दालों के साथ रहना, दालों के साथ, चावल के साथ, या जो भी है। जो मैं भी जब कभी पैकिंग करते हैं रात को, हम कल रात को 2:30 बजे तक हम पैकिंग कर रहे थे सामान की, लेकिन बिल्कुल भी थकावट नहीं लगती है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। दालों के मतलब जो अपने अनाज है, पहाड़ी अनाज है, उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। यही मैंने उनको बोला था, तो उन्होंने बोला ठीक है आप पंची को संभालिए, इनके पास कोई चीज बताना मतलब अपने आप को नुकसान देने वाली बात होती है। तो खैर वो हुआ। मैं केंद्रीय कार्य समिति का जो पिछली कार्य समिति थी उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर तन्मय भाई का, कि सुबह 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में एक बार पक्का फोन करते हैं, भाई उसका क्या हुआ, उसके बारे में क्या सोचा, उसके लिए क्या कर रहे हो। तो ये मेरा अपना कोई क्रेडिट नहीं है कि जो कुछ हो रहा है या हुआ है, इसमें तन्मय भाई का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि मैं कई बार इरिटेट हो जाता हूँ कि यार इस आदमी को कैसे याद आते, सुबह सुबह मेरा नाम रख के रखता है कि 9 बजे इसको फोन करना है, और 9-9:30 बजे के लगभग बीच में जरूर फोन आ जाता है कि अब आज ये करना है, हमने कल ये करना है, परसों ये करना है। दूसरी हमारी टीम में थे भाई साकेत रावत जी। जैसे कि साकेत जी के बारे में सभी बोलते हैं कि बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, कहीं दिखते नहीं है, कभी बोलते नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो एक फोन करना है आपको। मैंने बड़ी उसकी बात है कि हमारे पास कैलाश पहले फंची को देते थे, तो हमारे पास कुछ दिन बीच में कोई आदमी नहीं था, तो कैलाश भाई को बोला, साकेत भाई को बोले कि भाई साहब क्या करें, तो बोले यार मैं आ जाऊंगा। और वो लिटरली पंछी उठा के मेरे घर से और लोगों के घर में जाके दे के आए। मुझे कई बार बुरा भी लगा कि यार मतलब उनके जैसे आदमी को हम बोल रहे हैं कि आप जो है ये करिए, लेकिन उन्हें उस चीज के बारे में कभी कोई दुख नहीं रहा, मतलब कोई शर्म नहीं आई। तो ऐसे लोग अगर टीम में होंगे तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे। हमने इस बीच में पिछले 2 साल में पहले हम सामान किसी दूसरे उससे ला रहे थे और वही सामान हम लोगों को भेज रहे थे, तो कई प्रॉब्लम्स आई। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े और फिर छोड़ दिए बीच में। छोड़े इसलिए क्योंकि खुद मुझे लगा कि हाँ कहीं ना कहीं हमारी गलतियां थी, क्योंकि प्रोसेस मतलब सामान जा रहा था उनके पास में, कोई आदमी पैसे दे के सामान ले रहा है, अगर सामान सही नहीं जाएगा तो नेचुरल सी बात है वो दोबारा से आपके पास वापस नहीं आएगा। तो इसके लिए भी हम लोगों ने काम करना शुरू करा। अब धीरे धीरे कर रहे हैं। अब हम सामान खरीद के ला रहे हैं, गांव से खरीद के ला रहे हैं और उसको खुद यहाँ पे प्रोसेस करके और फिर लोगों को भेज रहे हैं। तो काफी हद तक जो है कंट्रोल किया हमने क्वालिटी को। भी केंद्रीय सदस्यों से और धात के जितने भी मेंबर्स हैं, मैं इस मंच से सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि कृपया 100 रुपए की निश्चय ही, क्योंकि मिलेट वर्ष भी है तो हम सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा भाग लेकर फंची कार्यक्रम को भी सफल बनाएं और जो उत्तराखंड को उत्पादक राज्य बनाने की बात हो रही है उसमें अपना भरपूर सहयोग दे सके। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी धात साहित्य कांच से कल्पना भोगना जी को। जो भी पाठ नहीं हुआ था, शॉर्ट स्टोरी, तो आजकल बहुत जल्दी का जमाना है, बहुत जल्दी चीजें पुरानी होती हैं, इंसान पढ़ना चाहता है, उधर करना चाहता है। तो आजकल लघु कथा बहुत लोकप्रिय विधा है और हमने एक ऑनलाइन गोष्ठी
लघु कथा पर की थी और अच्छी रचनाएं उसमें सुनाई थी। अच्छा, अब जो हमारा आने वाला वो है उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि चूंकि कोरोना का वो खत्म हो गया है, ऑफलाइन चीजें आ गई हैं, तो हम अपने विद्यालयों से फिजिकल रूप से हम जुड़ेंगे। और जैसे काफी पहले साहित्य एकांश करता था कि कहानी यानी सुनना और वो करना, तो एमए की छात्रा आती थी जब वो देने वाइवा, और उससे हम कहते थे कि बेटा एक भी दोहा सुना दे, तो वो बैठ के रोने लगती थी। हम इंतजार करते थे कि ये चुप हो तो दोहा सुनाए, तब इसका वाइवा पूरा हो, लेकिन वो नहीं सुना पाती थी। तो ये बड़ी पीड़ा रही अपने अंदर। तो मैं सोचती हूँ कि हम लोग साहित्यिक अंत्याक्षरी करवाएंगे, आशु भाषण प्रतियोगिता कराएंगे। ये 2 वक्तृता के स्तर पर होगा, यानी इससे बच्चे में बोलने की क्षमता विकसित होगी। और दूसरे हम जैसे तन्मय जी का भी सुझाव है कि कहानियां लिखवाएंगे, रचनाएं लिखवाएंगे, और अपने स्तर पर टीम बना करके और कोना कक्षा का सहयोग लेकर के, आशा जी का सहयोग लेकर के और उनियाल जी का सहयोग, सबका सहयोग लेकर के हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और एक चीज मैं और बता दूं कि साहित्य किसी की बपौती नहीं है। जिसने हिंदी में एमए कर लिया या पीएचडी कर ली, वो यह दावा नहीं कर सकता कि मैं बहुत बड़ा साहित्यकार हूँ। ज्ञान चतुर्वेदी डॉक्टर हैं और वो बहुत उत्तम कोटि के साहित्यकार हैं। इसी तरह से और भी प्रोफेशन से जुड़े लोग हैं। तो साहित्य आप सबका है, एकांश केवल एक कहने के लिए है, बाकी वो आप सबका है। तो प्लीज आप लोग इंटरेस्ट से देखते रहिए और हमें सुझाव भी देते रहिए कि आप लोग ये करो। बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, और साहित्यकार हैं तो सुंदर तो वो बोलेंगी ही, और मन तो बहुत करता है कि सुनते रहे, लेकिन समय का थोड़ा अभाव, मौसम भी खराब हो रहा है। कल्पना जी 2 लाइनें कहना चाह रही है मैम, बस जल्दी से, क्योंकि मौसम का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। पहले तो मैं आप सबको अपना नमस्कार प्रेषित करती हूँ और मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि साहित्य एकांश में अभी मैडम ने बोला है, काफी थोड़ा सा हंसी मजाक वाला भी माहौल हुआ और थोड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि साहित्य को बहुत गंभीर समझते हैं, इसलिए सब थोड़ा दूर ही भागते हैं इससे। क्योंकि हमने देखा है कि जब हम साहित्य एकांश का कोई भी कार्यक्रम होता था तो देहात के मेंबर बहुत कम होते थे, बाहर के हमारे जो भी देहरादून के साहित्यकार होते थे उनकी काफी अच्छी उपस्थिति रहती थी और बहुत अच्छे हमारे कार्यक्रम होते थे। इसमें आप सभी जानते होंगे, लेकिन जब से हमारे ये कोरोना काल हुआ तो हम लोग थोड़ा सा ठंडे उसमें पड़ गए हैं। लेकिन फिर भी जब ये ऑनलाइन का ये विमल वगैरह लोगों ने ये ऑनलाइन सिस्टम वो किया तो उसमें हमारा साहित्य एकांश कार्यक्रम थोड़ा लाइव में आता रहा, कविताएं काव्य गोष्ठी होती रही। तो मतलब हम उससे ज्यादा संतुष्ट तो नहीं हो पाए जो हम चाहते हैं। तो अब समय थोड़ा सा अनुरूप हो गया है, तो हमारे आगे की भी जो कार्य योजना है बहुत अच्छी पॉजिटिव वे में जाएगी। क्योंकि अभी हम जैसे उनियाल जी ने भी बोला है, हम कोरोना कक्षा के साथ मिलके हम काम करेंगे और बाकी लोग भी हमारा सहयोग करेंगे। तो बहुत अच्छा, जैसे हमारा ये 3 हम सिस्टम में करेंगे, सृजन पद, सृजन स्वर और सृजन संवाद, बच्चों को लेके हमारा, क्योंकि धाद एक सामाजिक संस्था है और साहित्य एकांश उसकी इकाई है। तो अपने आप में ही बनता है कि हम कुछ ऐसा जो एक सामाजिक उसमें अच्छा असर हो, तो हम इस तरह से हम साहित्य के गतिविधियों को करेंगे और उम्मीद है हम इसमें अब बहुत सक्रिय रूप से हम इसमें अपने कार्यक्रम को अंजाम देंगे। और काफी इसमें आज भी नए सदस्य जुड़े हैं। इसमें आज हमारे हैं पटना
पटना से आए हैं हमारे सुबोध सिन्हा जी हैं। अभी रेडियो में हमारी काव्य गोष्ठी हुई थी तो तब मुलाकात हुई थी, तो मैंने धात का थोड़ा सा परिचय दिया था इनको। तो ऐसे ही मैं जहां जहां भी जाती हूँ तो धात का मैं जरूर परिचय देती हूँ और वहां से एक आध तो मेंबर जुड़ी जाता है। तो आज सुबोध सिन्हा जी आए हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ। और आपको यहाँ धात के विषय में अभी थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा, लेकिन जब आप इसमें आते रहेंगे तो आपको काफी कुछ जानकारी मिलती रहेगी और आप उम्मीद है कि आप बहुत इसमें सक्रिय के रूप में आप हमें दिखाई देंगे। और मैं क्या बोलूं, बस मैं और सबको मैं धन्यवाद देती हूं और उम्मीद है आप लोग भी हमें साहित्य एकांश को चलाने में हमारा सहयोग करेंगे, सुझाव देंगे और सबके साथ हम मिलकर काम करना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी धात नाट्य मंडल की ओर से श्री कैलाश खंडवाल जी को कि वो आए, नाट्य मंडल की पूर्व गतिविधियां और भविष्य की कार्य योजना साझा करें। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। नाट्य मंडल को जितनी तेजी से चलाने का हमने सोचा था, थोड़ा टीम टूट जाने की वजह से थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, उतना तेजी से नहीं हो पाया। लेकिन हमने खाली जो हमारा एक नाटक है जिसका हम लोग लगभग 100 शो करके एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, 45 हमारे हो चुके हैं। रिफंड एक जो फेमस नाटक है जिसको 3 भाषाओं में किया जा चुका है। लेकिन पिछली बार फिर भी हमने गतिविधियां जारी रखी, जैसा कि सबके कंधे पे कोरोना का बहाना था तो हमारे पास भी था। हमने उस कोरोना में एक नाटक को इंटीमेट थिएटर की तरह प्रस्तुत किया। इंटीमेट थिएटर यानी जहां कम लोग आके देखें और कोरोना से किसी को परेशानी भी ना हो। तो पिछली बार एक समारोह किया गया जो फेसबुक पे लाइव भी हुआ था और लगातार 3 दिन हमने ये नाटक किए थे। प्रपोजल, रिफंड और राम मिलाई जोड़ी करके 3 नाटक ये पिछली बार मार्च में हुए थे। उसके बाद हमने टीम को बढ़ाने के लिए 2 कार्यक्रम चलाए कि हम लोग जहां भी जिस संस्था में भी जाएं उनके साथ एक MOU साइन करें। ज्यादातर जहां मैंने पढ़ाया है, मैं मास कॉम का प्रोफेसर हूं, तो DBS में हमने इस तरह के उनके साथ सहयोग करके कार्यशाला भी करी और नाटक भी करे, जिसमें इंस्पेक्टर मातादीन, जामुन का पेड़, प्रपोजल, इस तरह के 3 नाटक DBS के साथ करे। और अभी मैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में आ गया हूं, तो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में भी हमने शुरू कर दिया है। वहां अब तक उनके साथ सहयोग करके 3 नाटक हम कर चुके हैं। और अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के लिए वहां पर पहचान नाम का नाटक किया जो ट्रांसजेंडर की कहानी पे आधारित था। हालांकि वो इधर नहीं दिखा पाए क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है और उनको वो सहयोग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लोगों को वहां उनका ऑडिटोरियम मिल जाता है और बच्चे मिल जाते हैं, इससे टीम थोड़ा आगे बढ़ जाती है। और पिछले दिनों जुलाई में 4 जुलाई को एक दुर्घटना हमारे टीम मेंबर पंकज उनियाल जी की आकस्मिक मृत्यु की वजह से हुआ। उस वजह से हमारी टीम बिल्कुल टूट गई। उनके साथ हमारा एक नाटक तैयार था जो बल्कि उन्होंने यहाँ पे एक्ट भी किया था। उसको ताजमहल का टेंडर हमने यहाँ किया था, तो पंकज जी ने उसमें 2 रोल निभा के हमने ग्रैंड रिहर्सल की तरह शो किया। वो बिल्कुल तैयारी थी लेकिन वो तैयारी बीच में रह गई। लेकिन अब आगे आने वाला इस बीच एक और चीज जो थोड़ी सी उभर के आई कि हम नाटकों को थोड़ा कॉमर्शियल या व्यावसायिक तरफ ले जा रहे हैं, जिसमें हमारे को जीवा हाउस नाम का एक कॉफी हाउस है राजपुर रोड पे। उसने हमको साल में अभी 2-3 बार मौके दिए हैं, वहां 3 नाटक कर चुके हैं। वो हमें रिफ्रेशमेंट के साथ साथ हमको कुछ अमाउंट भी देता है। वो इतना भारी अमाउंट नहीं है लेकिन वो हमारे लिए इतना ठीक है हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए। तो जीवा हाउस में हम 3 शोज कर चुके हैं अब तक, यही प्रपोजल और क्या कहते हैं रिफंड। अगले इस साल दोबारा से हम लोग विश्व रंगमंच की तैयारी में 27 मार्च वो सेम वही उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के बच्चों के सहयोग से और हमारा को धात नाट्य मंडल उसमें करेगा। 27 मार्च को 2 नाटक करने की तैयारी है और उससे बड़ी एक तैयारी हम लोग 4 जुलाई से पहले कर लेंगे। हम लोग पंकज उनियाल स्मृति समारोह में करने जा रहे हैं, तो उसमें एटलीस्ट 2 बड़े नाटक होने हैं और वो उसमें कोशिश करना है कि हम लोग वो म्यूजिकल हो, संगीतमय नाटक हो, जिसका बजट भी बड़ा है। उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। उसके प्रपोजल मैं आप सबको बता दूंगा किस तरह से हम उसका बजट इकट्ठा करने वाले हैं। वो हमारे पंकज उनियाल जी की स्मृति भी किया जाएगा। वो सिर्फ उस पूरे समारोह का नाम ये रखने वाले हैं पंकज के बहाने। तो खाली हम पंकज जी की स्मृति नहीं कर रहे हैं, हमारे देहरादून के जितने भी थिएटर ग्रुप्स में जो लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं, काफी अच्छे लोग थे, अच्छे डायरेक्टर थे, सुरेंद्र भंडारी जैसे लोग थे, जो वो किसी भी रंग मंडल से हो,
हम उस समारोह में उन सबको याद करेंगे। और एक डॉक्यूमेंट्री उसकी तैयारी चल रही है कि हम लोग पूरा हमारे रंगमंडल की कहानी, देहरादून में जितने रंगमंडल है उनकी कहानी, और हम अपने संपूर्ण धात की स्टोरी को भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस समारोह में। लेकिन ये समारोह मई जून में होना है। पहले हमने उसको विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को एक करने वाले हैं। बाकी आप सबका सहयोग चाहिए। अभी विकास सर ने कहा था कि वो जो बच्चों के लिए आप वो वर्कशॉप करेंगे सर, उसमें हम लोग धात नाट्य मंडल आपका सहयोग करेगा। बच्चों के लिए वर्कशॉप ने पहले भी किया था उधर सारी में हम लोग गए थे। और अब की बार बच्चों से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम होगा, धात नाट्य मंडल आपके साथ है। और हमारे को एक स्कूल भी मिल गया है जो हर बार गर्मियों में हम रंगमंच कार्यशाला करते हैं, पिछले 1 साल से छूटा हुआ है। वो मोकमपुर में एकेशिया पब्लिक स्कूल करके, तो वो लोग वो इंटरेस्टेड भी है और हमारे अच्छा जानकार है। तो इससे हम कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे बच्चों का एक विंग जो है अलग से तैयार किया जा सके। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पुरानी एकांशों में से एक धात नाट्य मंडल। पूरी टीम के लिए एक बार मुझे लगता है जोर से हम लोग तालियां बजा देते हैं, सबका हौसला बना रहे। और अगली जो एकांश है हमारी, जो अगला हमारा कार्यक्रम है, अंकिता एक ज्योति, और उसकी तरफ से मैं बताना चाहूंगी कि हालांकि अंकिता भंडारी जो घटनाक्रम पूरा हुआ था वो हाल ही में सितंबर में हुआ, लेकिन उससे पहले से, क्योंकि ये जो हमें पूरा ब्यौरा हम लोग आपके साथ साझा कर रहे हैं वो पिछले 2 वर्षों का है। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है अंकिता एक ज्योति, इस कार्यक्रम में हम जो बात कर रहे हैं वो जेंडर समानता और महिला सुरक्षा के ऊपर कर रहे हैं। तो ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि हमने अंकिता भंडारी घटनाक्रम के बाद ही चुना है। जो धात से जुड़े हुए लोग हैं भली भांति जानते हैं कि हम पिछले 10 वर्षों से निर्भया कांड के बाद से लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, गोष्ठियां आयोजित कर रहे हैं। लेकिन बहुत पीछे ना जाते हुए अगर मैं 2021 और 22 की बात करूं तो 2021 दिसंबर में हमने जेंडर सवाल समानता के लेकर के कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें हमने 5 दिसंबर को रूम टू रीड, एक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उनके साथ मिलकर महिला नेतृत्व के अनुत्तरित सवालों पर एक गोष्ठी आयोजित की थी। और उसके बाद लगातार हमने 18 दिसंबर, 22 जनवरी, 21 मई को लगातार फेसबुक लाइव के माध्यम से इस मुद्दे पर बात की है। लेकिन जब उसके बाद 18 सितंबर को अंकिता भंडारी का पूरा घटनाक्रम हुआ और धात के भीतर से भी विकास बहुगुणा जी जो हमारे सदस्य हैं उनकी पहल पर ये बात रखी गई कि धात को भी, क्योंकि धात ऑलरेडी इस मुद्दे पर काम कर रही है, बात कर रही है, धात को भी इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। तो एक मीटिंग हम लोगों ने 26 सितंबर को बुलाई गई, जिसमें काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े थे। और उस मीटिंग में कुछ सारे बिंदुओं पर बात हुई और जो पूरी बात निकल करके आई, क्योंकि समय कम है मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, तो वो पूरी बात ये निकल करके आई कि कार्यक्रम आयोजित किया जाए, कार्यक्रम डिजाइन किया जाए आगे आने वाले 1 वर्ष के लिए, जिसका नाम दिया गया अंकिता एक ज्योति, और जिसमें हम जेंडर समानता, क्योंकि एक समझ के बाद ये समझ आया था कि जो भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है उसका जो बेसिक कारण होता है, जो रूट कॉज होता है, वो जेंडर असमानता होती है। तो उस पर बात की जाए, उसको लेकर के गोष्ठियां आयोजित की जाए और साथ ही महिला सुरक्षा पर। इसी क्रम में हमने सबसे पहले #जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी करके अपनी सोशल मीडिया टीम के माध्यम से एक अभियान चलाया और एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया, जिसमें अभी भी 400 से ज्यादा सदस्य पूरे देश भर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जी, तो इसमें हमने एक पोस्टर कैंपेन और एक मांग पत्र का पोस्टर कैंपेन हमने जारी किया, जिसमें हमने 5 मांगी सरकार से रखी थी। और इस पोस्टर कैंपेन में पूरे भारतवर्ष से, कानपुर से लेके नीतीमाणा से, उत्तराखंड के कोने कोने से, मुंबई से, महाराष्ट्र से, जगह जगह से लोगों ने अपनी तस्वीरों के साथ ये पोस्टर्स साझा किए और 1000 से भी ज्यादा पोस्टर्स के साथ ये एक बहुत सफल कैंपेन रहा। और लोगों ने हमारी मांगों की तरफ ध्यान भी दिया और साथ ही उस मांगों पे जोरदार अपने पोस्टर्स भी शेयर किए। इसी के साथ 2 अक्टूबर को हमने अंकिता एक ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिया जलाओ इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसकी पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं, बीच बीच में साझा हो रही हैं आपके साथ। तो इस कार्यक्रम में भी हमने 2 अक्टूबर से लोगों से अपील की कि अपने घरों पे एक दिया जलाएं अंकिता भंडारी के लिए, ताकि न केवल उनकी आत्मा की शांति के लिए बल्कि उस मुहिम को जिंदा रखने के लिए जो धात ने शुरू की है, या और भी बहुत सारे लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो इस कैंपेन में भी हमारे पास पूरे देश भर से 2000 से भी ज्यादा तस्वीरें लोगों ने साझा की, पोस्टर साझा किए, दिए जलाए गए।
और इसके बाद हमने 10 अक्टूबर को एक विधिवत, क्योंकि फिर ये तय हुआ कि हम कई सारे शिक्षण संस्थानों में जाकर, क्योंकि स्कूल्स में इस तरह की बात करना सबसे आसान है, बच्चे जल्दी चीजों को समझ लेते हैं, हमने हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में जहाँ पे कोना भी स्थापित किया। साथ ही साथ हमारे साथ जेंडर एक्सपर्ट दीपा कौशलम थी, उन्होंने वहां पर बच्चों से बात कर इस मुद्दे पर उनका ध्यान आकर्षित किया। और इसके बाद हमने 21 अक्टूबर को फेसबुक लाइव, फिर 10 नवंबर को राम प्यारी इंटर कॉलेज में जाकर के सेशन किया, और फिर हमने 12 नवंबर को फिर फेसबुक लाइव, 29 नवंबर को दून वर्ल्ड स्कूल में, 3 दिसंबर को फिर फेसबुक लाइव, 17 दिसंबर को फिर फेसबुक लाइव, यानी तब से हम लगातार 10 से भी ज्यादा गतिविधियां कर चुके हैं। सितंबर से नहीं, 12 से भी ज्यादा गतिविधियां हम लोग सितंबर से कर चुके हैं इस मुद्दे को लेकर के। तो अगर मैं बात करूं भविष्य की कार्य योजनाओं की, तो जैसा कि पूरी टीम के साथ ये तय किया गया है कि हम हर महीने कम से कम 2 सेशंस करेंगे, जिसमें एक फेसबुक लाइव के माध्यम से होगा तथा साथ ही एक हम खुद अपनी टीम के साथ जाकर स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में जाकर बच्चों के साथ या आम समाज में जाकर लोगों के साथ जेंडर समानता के और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बात करेंगे। और इसमें एक और कार्य योजना ये है कि ये कैंपेन सिर्फ उत्तराखंड तक, वो सिर्फ देहरादून तक सीमित ना रखकर, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ देहरादून में कर रहे थे, पूरे उत्तराखंड में इसको फैलाया जाए, कोने कोनों में, चाहे गांव में जाकर हो या जो और भी शहर है वहां पर भी जाकर। और इसी क्रम में आगामी 24 जनवरी को यानी बालिका दिवस के दिन कोटद्वार में जाकर के हम लोग एक कार्यक्रम करने वाले हैं, और वहां पर भी हम लोग कई 3 या 4 स्कूलों के बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर उनके साथ बातचीत का एक सेशन रखेंगे। इसके साथ ही लाइव के माध्यम से कोशिश ये रहेगी कि न केवल उत्तराखंड से बल्कि पूरे देश भर से जो इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिनकी एक अच्छी समझ है, उनको फेसबुक लाइव के माध्यम से आमंत्रित किया जाए और उनके विचारों के साथ अपनी समझ भी बढ़ाई जाए और आम जनता की भी। और एक जो बहुत बड़ी बात, लगातार टीम से भी सवाल उठते रहे और काफी सारे लोगों ने भी सुझाव दिया है, और मैं आग्रह भी कर रही हूँ हमारे अध्यक्ष महोदय से भी और सचिव सर से भी कि लगातार ये बात हो रही है कि धात के सदस्यों की भी, धात की टीम की भी जेंडर ट्रेनिंग करवाई जाए, ताकि जो एक समझ बन रही है वो सारी टीम की बने, जो भी धात के सदस्य हैं उसको भी हम लोग आने वाले भविष्य में 1-2 महीने के अंदर अंदर योजना बना करके वो कराई जाएगी। तो उसमें भी हम अपेक्षा करते हैं कि पूरा सहयोग टीम का मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें भी प्रतिभाग लें, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुशील पुरोहित जी को पुनः। सारी एकांशों की सर प्रेजेंटेशन हो चुकी है। अब हम जो सम्मान हम लोग सर्वश्रेष्ठ एकांश का और सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता का सम्मान देने वाले हैं, उसके लिए हाँ, सबसे मेरा आग्रह, कृपया जो भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, प्लीज जो भी इधर उधर खड़े होकर के बातें कर रहे हैं, सर सभी से आग्रह है, कृपया प्लीज बस थोड़ी देर का कार्यक्रम रह गया है, वो लोग बैठ जाएं, इधर उधर ना खड़े हो, ताकि जो लोग बोल रहे हैं, जिन्हें अभी देखिए आजकल फिल्म फेयर, गोल्डन ग्लोब, ऑस्कर, काफी बड़े बड़े पदक मिलते हैं, तो हमारे धात का आज ऑस्कर अवार्ड समारोह भी है, क्योंकि हम भी सर्वश्रेष्ठ एकांश का, सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता का सम्मान यहाँ पर देते हैं जब भी हमारी आम सभा होती है, तो वो भी हम लोग देने वाले हैं। तो सबको ऐसे दुख दुख होना चाहिए, किसे मिलने वाला है, किसे मिलने वाला है, तो वो एक्साइटमेंट बना रहे, वो दिखना चाहिए। तो कृपया सब अपना स्थान ग्रहण कर ले, और हमें भी नहीं पता, डब्बे खोलेंगे तो सरप्राइज पता चलेगा कि किसको मिल रहा है। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे अध्यक्ष महोदय कि वो आगे अपना स्थान ले, और सचिव जी, सचिव सर को। तो सबसे पहले हम डिक्लेयर हम ही करते हैं ना। अच्छा ठीक। तो मेरा पहले सभी एकांशों को धन्यवाद, और नवनिर्वाचित हमारे सचिव साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि जितने भी एकांशों का अभी तक आपने समीक्षा और ये सब आगामी भविष्य के जो एजेंडे हैं उनको सुना, तो उस पर प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा कि आपकी इस सम्मान समारोह से पूर्व। बस सबको, अब चूंकि ठंड हो रही है तो अभी संबोधन की श्रृंखला हमारी काफी लंबी हो गई है, अभी हमने साल भर बात करनी है, तो बात तो कर ली, अब काम करेंगे। और बस सबसे कहना है कि हौसला रखते हैं, करते रहेंगे। और जो आज की हमारी अंतिम कार्रवाई है, हमारे जिन साथियों ने, जिन एकांश ने पिछले 2 सालों में सबसे अच्छा काम किया, हम उनको छोटा सा मोमेंटो देते हैं। ये हमारा एक तरीका है धन्यवाद करने का। ऐसा नहीं कि उन्होंने ही काम किया, पर चूंकि श्रेष्ठ चुनने होते हैं, सबसे पार्टिसिपेशन चुनना होता है,
तो वो हम लोगों ने तय किया है। तो मैं चाहूंगा कि नवानी जी आ जाए, वो पढ़ते रहेंगे और वो अपनी तरफ से बुलाएं, फिर एक सीनियर आदमी आकर के उनको सम्मान दे सकते हैं। तो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ एकांश के लिए मैं चाहूंगा कि नवानी जी पढ़ दें और उसकी उसका मतलब विवरण मैं बोल दूंगा। तो सबसे अच्छा, जहाँ पर आप कई बार खाना खा चुके हैं और जहाँ पर आप आकर अपने को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो है स्मृति वन एकांश। तो स्मृति वन एकांश के लिए बहुत जोरदार तालियां। अब खंडूरी जी, सुशील पुरोहित, ब्रजमोहन उनियाल जी और सब मंच पर आ जाएं। नीना रावत जी, क्या नाम है अमोली जी, डोवाल जी, सब आए। हरेला वाले साथी सब आ जाए। जिसने गड्ढे खोदे, जिसने पानी डाला है, जिसने नहीं डाला वो अपने आप हट जाओ पीछे भाई, क्योंकि बेईमानी पकड़ आ जाएगी आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे काम। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील भट्ट जी आगे, उनको मालूम पड़ना चाहिए कि स्मृति वन एकांश पिछले 2 साल का सबसे बेहतरीन एकांश है। जहाँ तुम्हारा लगाया पौधा वो बहुत बड़ा हो गया, तुमने देख लिया होगा। तो अगर किसी को इस पे कोई आपत्ति है तो दर्ज कर सकता है। किसी एकांश को आपत्ति है कि इनको दे दिया गया। अच्छा, एक हम लोगों ने अरे आइए, अच्छे जो नहीं, बहुत सुंदर। ये डिजाइन करा किसी ने? चलने करा भैया, देखो असर बढ़िया, नेट रिजल्ट। अच्छा, दूसरा हमारे जो हम अपने साथियों को रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका, और जो सबसे ज्यादा समय और सबसे एनर्जेटिक समय देने के लिए और पिछले 2 साल तक से लगातार एक चीज को मुकाम तक पहुंचाने के लिए, तो पहले नंबर पे गणेश चंद्र उनियाल जी, तो उनको बहुत बहुत बधाई। तो गणेश उनियाल जी मंच पर आए। लोकेश जी और डीसी नौटियाल जी से मेरा निवेदन रहेगा, वो सीनियर लोग भी आए ना। डीसी नौटियाल जी आओ। तो गणेश उनियाल जी को गणेश उनियाल जी को सबसे ज्यादा समय और कोनाशा को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत बधाई। और दूसरे हमारे हैं साथी जो जिनकी सबसे ज्यादा उपस्थिति और सबसे साइलेंट उपस्थिति स्मृति वन में रही है, वीरेंद्र खंडूरी। खंडूरी जी अगर हैं यहाँ पर मौजूद तो आए, मुझे लगता है खंडूरी चले गए। चलिए, कोई बात नहीं। और तीसरा नंबर पर नीना रावत जी के लिए तालियां। तो नीना रावत जी के लिए तालियां। नहीं, कोई बात नहीं, आपकी टीम के लोग आए। हाँ, आइए आप। तो माधुरी जी से निवेदन रहेगा कि आप खंडूरी जी, इनफैक्ट नीना रावत जी की लीडरशिप में स्मृति वन ने बहुत अच्छी शेप ग्रहण करी पिछले समय में, और उनको अपने 2 साल के लिए अथक परिश्रम के लिए, अपनी योजनाओं के लिए, चाहे हमारे इको बुक से बैच बने हैं, चाहे हरियाणा का पार्टिसिपेशन है, उनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन पिछले वर्ष में रहा। और पिछले 1 साल के हमारे भागीरथ त्रिपुंडधारी जो है सुशील पुरोहित जी पीछे खड़े हुए हैं। उन्होंने कह दिया भागवत कराएंगे, तो इसलिए इनको भागवत कराने के लिए पहले ही हम सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता पुरस्कार दे रहे हैं। हमारे भागीरथ स्मृति वन के पौधों को सबसे ज्यादा पानी देने का श्रेय जिनको जाता है वो सुशील पुरोहित जी है। तो सुशील पुरोहित जी को आभार, उन्होंने एक सामाजिक अभियान में सबसे ज्यादा अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। और तालियां तो बजा दो यार, तालियां बजाने में क्या है। जिस आदमी ने अपनी समय ऊर्जा सब लगाई है तो उसको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, बस हमारे हाथ में ही था। और लास्ट में जो हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं इस बार बहुत कम उम्र में, उनको हम सम्मान देना चाहते हैं। हमारे जो युवा साथी हैं विनोद कुमार जी मंच पर आ जाएंगे, और विजय जी जी सबसे वरिष्ठ आदमी है, उनके हाथ से सबसे कनिष्ठ आदमी को पुरस्कार दिलाते हैं। आशीर्वाद हो बच्चों को अच्छी सी नौकरी लगे, आगे तरक्की करेगा, खूब सारे मैंडेट भरेगा, धात के लिए डोनेशन लाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो विनोद को बहुत बहुत बधाई। तो ये एक तरीका है, बेसिकली हम आपस में ही एक दूसरे को घंटे के वचन के लिए तैयार रहे, क्योंकि इस बार से हम अर्चना ग्वाड़ी को ट्रेजरर बना रहे हैं। तो अगर इस बार नहीं आए तो अगली बार आए, पर आए जरूर। और जो भी वचन दिया उससे पीछे हटने का कोई गुंजाइश नहीं है। और ताकि हम 1 साल बाद जैसे इस बार तो हम 2 साल में एजीएम कर रहे थे, तो अगली बार से हम हर वर्ष एजीएम करेंगे। अगले वर्ष
का AGM हम कोटद्वार में करने वाले। रावत जी रिटायर हो रहे हैं 2 महीने बाद, तो इस बार का भोजन हमने DC नौटियाल जी खाया था, अगली बार उनका खाना है। तो रावत जी को हमने अभी से कहते हैं कि भोजन की व्यवस्था हो गई, अब टेंट लगाना है, टेंट होता यहीं से ले आ लेंगे। तो ये रह गया हमारा। और बाकी गोल्स मैं नहीं कहूँगा, सब अपने अपने लेवल पर गोल्स बना रहे हैं, अच्छा चल रहा है, बढ़िया। मुझे लगता नहीं है कि इससे अच्छा क्या हो सकता है जितनी हमारी सीमाएं। और मिलिट्री ईयर के लिए किशन जी की बात का एंडोर्समेंट है, तो इस साल जो मेरा वजन है वो किशन जी के साथ है, तो बाकी सब नवान जी करेंगे। तो मिलेट वर्ष में हमने 1000 लोगों को फंची का सदस्य बनाना है और वो किसी भी सूरत में पूरा करना है। उसके लिए हम घर घर दरवाजे पे आएंगे और मैं भी आऊंगा, चाहे साकेत आए, तो वो करना है आपको पूरा। और बाकी सबके लिए शुभकामनाएं। और अंत में तो सबको नमस्कार। और फिर सुबह सुबह बहुत भाषण होगा, फिर कभी बात करेंगे। तो धन्यवाद सर। और अब धात की तरफ से एक औपचारिक धन्यवाद के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री DC नौटियाल जी को। आज उन्होंने भोजन भी कराया हमें बढ़िया सा, तो 2 शब्दों में सर जरूर अपनी ओर से। तो स्वादिष्ट भोजन के पहले तो मैं आपको धन्यवाद कर देती हूँ और बहुत बधाई आपको रिटायरमेंट की। धन्यवाद संचालिका महोदय। मंच पर यहाँ पर विराजमान जो हमारे जन आंदोलनों के और जन सरोकारों से जुड़े हुए जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, और मैं उनको अध्यक्ष तो नहीं, वो हमारे अध्यक्ष तो और भी हो सकते हैं, लेकिन संस्थापक अध्यक्ष हमेशा एक ही होता है। और वैसे हमारे बीच में है सम्मानित श्री लोकेश नवानी जी। मैं सोचता हूँ कि जोरदार तालियों से तो उनका स्वागत होना चाहिए। हमारे जो ऊर्जावान जो पुरेश को हमारे धात संगठन को चला रहे हैं, हमारे महासचिव सम्मानित श्री तन्मय मंगाई जी, और यहाँ पर बैठे हुए मेरे तमाम साथी, चाहे उसमें जियाल जी हैं, चाहे हमारे तमाम लोग यहाँ बैठे हुए, आप सबका मैं हृदय से आप सबका हार्दिक बंधन और आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले अभी कुछ दिनों पहले अभी आप तन्मय जी और लोकेश नवानी जी भी एक चर्चा कर रहे थे। मैं सन 1992 से इस धात में जुड़ा, और सन 1992 में भी ऐसे जुड़ा कि उस समय उत्तराखंड आंदोलन चरम में था, और एक आंदोलन की रूपरेखा यहाँ से बन करके गई थी। और वो पौड़ी में, चूंकि मैं उस समय थोड़ा सक्रिय था वहाँ पे कर्मचारियों के बीच में, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई जो है ये आंदोलन की जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। अब आंदोलन के समय में पैसा जुटाना ऐसी जिम्मेदारी मेरे पर दे दी गई। तो मुझे शाम को जब उसकी बैठक हो रही थी, तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि भाई वहां तो एक आदमी ऐसा है जो अपनी GPF भी दे रहा है, जितने उसको फंड मिल रहे हैं उसमें लगा रहा है। तो मैंने पूछा वो कौन है? उन्होंने कहा वो लोकेश नवानी जी है। मैं लोकेश नवानी जी को नाम से जानता था, उनके उससे नहीं जानता था, चेहरे से नहीं जानता था। तो दूसरे दिन जब वो आंदोलन की जो रूपरेखा दी गई थी और वो आंदोलन हुआ, उसमें लोकेश नवानी जी से मेरा परिचय हुआ। तो मैंने उनको बताया भाषा ऐसा कुछ कह रहे थे लोग बाग, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अब आप पर खबेस लग गया। तो मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है, पहले वो खबेस मेरे पर लगा था, अब वो आप सब पर लग गया है। और विमल भाई अभी दिखा रहे थे कि वो 15 लाख पता नहीं कितने आंकड़े दिखा रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि कहीं वो सब पर अगर खबेस लग जाएगा तो निश्चित रूप से जो जैसे हमारे तन्मय मंगाई जी कह रहे हैं इस बात को कि अब बहुत ऊपर ले जाना है। और मुझे भी लगता है क्योंकि समय आप कह रहे हैं कि ठंड ज्यादा हो रही है, इसको समाप्त करना, बहुत भाषणबाजी भी हो गई है। और भट्ट जी तो बहुत सुंदर सुंदर बातें कह रहे थे, तो लाइनें मुझे भी याद आ रही हैं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में बिखरना भी कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन बुलंदियों पर, चूंकि 2 साल तक मैं वाकई बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रह पाया इस बीच, लेकिन इस बुलंदियों पर आप लोगों ने इसको पहुंचा दिया है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से नवानी जी भी कह रहे हैं, आपकी सबकी भावना, और तन्मय जी भी यहाँ पर लगातार इसमें दिखा दे रही है, हमारी अर्चना बहन भी यहाँ पर लगी हुई है, तो उन बुलंदियों पर हम इसको कैसे ठहरा पाएंगे, इसके लिए आपने कार्यकारिणी को जिम्मेदारी भी दे दी है। आप लोग सब जिम्मेदार भी हैं और आप सब जानने वाले लोग भी हैं। आपको किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है, ये सब आपके पास पहले से रूपरेखाएं तैयार हो गई हैं। हमारे पास तो बहुत, जैसे हनुमान जैसे हमारे पुरोहित जी हमारे बीच में हैं, और तमाम साकेत जी हैं, नीना रावत जी हैं। तो मुझे नहीं लगता, हमारी अर्चना बहन है, विनोद जी तो खैर जा रहे हैं, लेकिन उनको पकड़ के हम भी रखेंगे अपने साथी। तो आप सब लोगों के साथ मिलजुल करके जो भी हम लोगों के कार्यक्रम होंगे, और
इस जो एकांश जरूर एक हो सकता है, क्योंकि मुझे बहुत वैसे अभी हरेला की बात चल रही थी। हरेला जिस समय शुरुआत हुई थी तो उस समय तो तन्मय जी हम चाय पीते पीते हो रहा था कि भाई साहब धात को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो धात कैसे आगे बढ़ेगी, तो ये भाई हमने कहा यार पहले तो एक काम करना पड़ेगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले करते हैं, तब लोग इकट्ठे होंगे। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में ये हुआ कि यार पहले हरेला करते हैं, क्योंकि हरेला से हमारी संस्कृति भी जाएगी, हमारी परंपराएं भी जाएगी, और नया कॉन्सेप्ट आया। और आज मुझे बड़ी बात इस बात की खुशी है कि सन 2015 में हमने सबसे पहले डिमांड रखी थी कि हरेला पूरे प्रदेश में एक साथ मनाया जाए और उसके लिए सरकार छुट्टी घोषित करे, तो वो भी हुआ। और उसके बाद जो दूसरी बात ये थी कि जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि एगास का कार्यक्रम सबसे पहले हमने किया, और यही हमने फिर दोबारा भी मांग की थी कि यार जब एगास सब हमारा परंपराओं का त्योहार है और जब अन्य त्योहारों के लिए छुट्टी हो सकती है, जैसे छठ की छुट्टी हो सकती है, ये हो सकती है, तो क्यों नहीं इस एगास की छुट्टी भी होनी चाहिए। ये भी हमारे एजेंडे में था। और ये पहली बार हुआ है कि जो इस समय सरकार का कैलेंडर जारी हुआ है उसमें सरकारी छुट्टी हरेला भी है और उसमें एगास भी है। तो ये सारा कहीं ना कहीं धार ही उसके पीछे है। और बहुत सारी चीजें कहने को इसमें बाजार में कहने से तो क्योंकि बहुत सारा आप पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। अभी डिलिमिटेशन की बात हमारे तन्मय जी कर रहे थे, पांगती जी उस समय देखते थे, मैं उनके साथ उन मीटिंगों में मुंशियारी से लेकर के पिथौरागढ़ से लेकर के बहुत सारी जगह गए। तो वो उस समय कह रहे थे कि भाई अगर ये डिलिमिटेशन होगा तो हमारे पर्वत क्षेत्रों का बहुत नुकसान हो जाए। अब मैं आजकल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अभी कुछ दिनों बाद, उसमें फेसबुक में आती रहती है आजकल, कि जो संसद भवन वहां दिल्ली में इसमें बन रहा है उसकी सीटें बढ़ा दी गई हैं बल्कि 795, और वो 795 क्या उससे कुछ 800-900 के आसपास है। तो ये इसका मतलब यह है कि पूरे राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों की सीट वहां बढ़ने वाली है। तो वो कहां से बढ़ेगी, जहां जनसंख्याएं ज्यादा होंगी। जनसंख्याएं ज्यादा कहां है, उत्तर प्रदेश, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, जहां ये हिंदू भाषी जो है, तो वहां जब सीटें बढ़ जाएंगी तो निश्चित रूप से एक नया एजेंडा जो चल रहा है वो डिलिमिटेशन में उस समय धात ने इसका विचार कर लिया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे विचारक हमारे पास नवानी जी बैठे हैं या तन्मय जी बैठे हैं, तो पांगती जी जैसे थे वो भी लगे थे। तो मुझे लग रहा है कि जो विचार हम दे रहे हैं वो धीरे धीरे सरकार के एजेंडे में आता जा रहा है, वो आपकी वही हमारी ताकत है। तो मैं आप सबका, चूंकि आप लोगों ने कह दिया कि जो है ये मेरी तरफ से कुछ नहीं था, चूंकि मैं भी धात से ही हूँ और धात भी आप किया, तो अपनों के बीच में कोई स्वागत भी नहीं होता, आभार भी व्यक्त नहीं होता है। मत मैं ये कह सकता हूँ कि सहारों का सहारा बनो तुम, सहारों का सहारा बनो तुम, हर एक के प्यार का इशारा बनो तुम, और हर डूबता हुआ आदमी आपको आवाज दे, ऐसी दरिया का किनारा बनो तुम। तो ये दरिया जो हमारी तो नवानी जी ने बना रखी है, उस दरिया के हम सब लोग किनारे बने, उस दरिया को कर ही रहे हैं हम ये काम। क्योंकि चाहे हमारा जो है केदारनाथ पुनर्स्थान का काम है, चाहे हमारा जो है हरेला का कार्यक्रम है, घी संग्रांत और फूलदेही का कार्यक्रम, उसका तो जिक्र ही नहीं हुआ यहाँ। फूलदेही कार्यक्रम का भी एक हमारा वो चलता है वो एजेंडा, तो वो कहाँ से वो भी चलेगा। तो वो भी तन्मय जी ने अपने संज्ञान में ले लिया होगा, मुस्कुरा भी रहे, शायद उनको दिमाग में आ गई है कि किसको बनाना है। तो इन सब चीजों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। और आपने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बचा पाए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नए आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। और इसी ताकत के साथ, और वही हमारी ऊर्जा भी है, नए लोग हैं वो तो, और उनकी वो हमारी ताकत भी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, भाई जुयाल जी का विशेष रूप से कि वो अभी तक हमारे साथ बैठे हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और निश्चय अगर हम धात की बात करने लगे, इतने कार्यक्रम में कोई ना कोई छूट जाता है, पूरे साल इतनी गतिविधियां होती है, सभी बहुत सुंदर, तो उनका जिक्र फिर कभी करेंगे। मौसम भी ठंडा हो गया है। और अब आज के कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए हमारे नवनिर्वाचित सबसे ऊर्जावान, सबसे मैं कहूंगी यंगेस्ट मेंबर है जो हमारे श्री लोकेश नवानी जी, वन ऑफ द यंगेस्ट, सबसे यंगेस्ट हमारे जुयाल जी बैठे हैं। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आए और अपने 2 आशीर्वचन दें। आप सभी का आज के आयोजन में बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे सिर्फ इतना कहना है, क्योंकि सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो गई हैं, कि विद इन 15 डेज या विद इन 1 मंथ जितने भी हमारे एकांश गठित हुए हैं और वो जो जो कार्यक्रम करना चाहते हैं उसकी रूपरेखा बनाकर जो हमारी मीटिंग होगी उसमें लाएं, और उसे हम विधिवत
आपस में शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद उसे पास भी करेंगे ताकि हम एक दूसरे के संज्ञान में उसे ला सकें और फिर धात के कार्यक्रम को तय कर देंगे कि हर महीने एक बेहतरीन कार्यक्रम हो हर टीम का। तो इतना ही कहना चाहूंगा। पुनः सभी को, जितने भी आगंतुक हैं, अतिथि हैं, सदस्य हैं और निर्वाचित टीम है, सभी को बधाई और धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर, और धन्यवाद आप सभी का पुनः यहाँ पर आने के लिए, हमारी आम सभा का हिस्सा बनने के लिए। और एक लास्ट रिक्वेस्ट मेरी, एक रजिस्टर हम लोगों ने नाम और नंबर लिखने के लिए दिया था सबको, अगर किसी के पास है तो प्लीज मुझे दे दीजिए। एक रजिस्टर सबको दिया गया था। सभी का आ गया था इसमें नाम, उनका नहीं आया था।